स्पिरिचुअल स्लेवरी एक बहुत बड़ा रीज़न होने वाला है मास न्यूरोसिस का। मैं अभी आपको ये बोल रहा हूँ, हम मौत की मृत्यु के बारे में सोचते ही नहीं है। मृत्यु को इनऑस्पिशियस रखते हैं हम, आएगी तो देख लेंगे। नीम करोली बाबा जी वो डिसेंडेंट थे हनुमान जी के। इनकी जो टीचिंग थी नीम करोली बाबा जी की मुझे पसंद है। वो संपूर्ण इंसान बनने की टीचिंग दे रहे थे। मैं बहुत खुश था अपनी लाइफ में, ना मुझे पैसों की चिंता थी। तो मैं एक ऐसा व्यक्ति था, क्या बोलते हैं, जिसको कभी हो ही नहीं सकती थी मेंटल इलनेस में। इतना ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस था। तो मैं ताश खेलते खेलते मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ सिम्टम्स, और मैंने बोला मैं पानी पी के आता हूँ। मैं किचन में गया और मैं गिर गया। वेलकम टू सोशलाइज। आज हमारा पहला एपिसोड है और आज खुशी की बात यह है कि आज ही रामनवमी है। तो एक बार सभी बोलते हैं सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो भैया आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी पॉडकास्ट की सीरीज और आज एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट हमारे साथ आए हैं। वो उनकी बहुत सारी खासियत हैं। सबसे बड़ी जो है वो एक ऑथर है, वो एक प्रोफेशनल ट्रैकर हैं और हिमालयाज में उन्होंने अपना बहुत सा जीवन बिताया है और उनकी जो एक्सपीरियंस है वो ड्रग से लेकर स्पिरिचुअलिज्म तक है। तो इतना बड़ा स्पेक्ट्रम, इतना बड़ा जो लाइफ का एक्सपीरियंस उन्होंने जिया है वो सब आपको बता रहे हैं। और आप वो लोग जो एंजाइटी डिसऑर्डर से परेशान हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और एंड तक देखें। आई एम श्योर ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा और बहुत ही कंज्यूमेबल कंटेंट होगा। तो आप चिपके रहिए और देखते रहिए सोशलाइज। वेलकम नरेश भैया। पहाड़ी बाय हार्ट और ट्रू पहाड़ी, ये वाले वर्ड्स जो पहाड़ के लोकल होते हैं ना, उनसे बहुत सुनने को मिलते हैं। और आप खुद एक पहाड़ी हो जो कि शायद अभी तो प्लेन्स में रह रहे हो क्योंकि आपकी बुक का जो कुछ टाइम में आप जिस पे वर्क कर रहे हो उसका लॉन्च भी चल रहा है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया ना इनके बारे में कि ये पहाड़ से, हिमालय से बहुत ज़्यादा क्लोज में रह चुके हैं और इनका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है हिपी कल्चर से, स्पिरिचुअलिज्म से, फिर एक ऑथर की तरफ जो कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी पे स्टडी करके बुक लिख रहा है। तो नरेश जी बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। ये तो बहुत फॉर्मल सा हो गया। नहीं, बट एक्चुअली जो नरेश जी, मेरा जो मैं जानना चाहता हूँ ना स्पेशली पहाड़ के बारे में, तो हम लोग एज ए टूरिस्ट जाते हैं पहाड़ों में, तो हम लोगों को तो बस एक ही चीज़ होती है, जितने कम समय में जितना ज़्यादा चीज़ देख सकते हैं ना, ऐसा बस भागते रहो, बस भागते रहो। लेकिन एक रुकने का एक सुकून और वहाँ पे पलना, जब आप छोटे रहोगे तो अब पहाड़ों पे रोड्स बहुत हैं, तब शायद रोड्स भी नहीं रही होंगी, पानी की समस्या होती होगी। वो कैसा एक्सपीरियंस था? हाँ, मुझे जब तो याद है कि जो हमारा गांव था खुद का, जहाँ मैं रहता था, वो उस समय मेन रोड से 7.5 किलोमीटर दूर था। अच्छा, तो अराउंड 2.5 आवर्स लगते थे हमें पहुँचने के लिए। मतलब मेन रोड से अपने घर पहुंचने के लिए? घर पहुँचने के लिए। तो छोटी मोटी जैसे माचिस वाचिस, छोटी मोटी चीज़ें तो आसपास की दुकान से मिल जाती थी, बट बड़ी चीज़ लेने के लिए कुछ आपको राशन पानी लेना है या फिर नमक लेना है तो उसके लिए आपको 7.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था मेन रोड पे आने के लिए। हाँ, या फिर जैसे आपको कुछ बीमार हो गए आप, तो बेसिकली तभी उस समय हुआ करता था कि छोटी सी बीमारियां है, कॉलरा हो गया, आपको टीबी हो गया, तो उससे मृत्यु हो जाया करती थी क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। अगर कोई बीमार हो गया अचानक तो उसको पहले 7.5 किलोमीटर डोली में लेके जाते थे रोड पे, फिर वहाँ से गाड़ी करते थे, फिर वहाँ से 70 किलोमीटर दूर शहर था जहाँ बड़ा हॉस्पिटल हुआ करता था। बाप रे। तो बचने के चांसेस 99% मतलब नहीं होते थे। बहुत स्ट्रगल है। हाँ, तो लोग बहुत छोटी छोटी बीमारी से मर जाते थे। बीमार होते नहीं थे, ये अलग बात है। हाँ, हवा पानी साफ इतना था कि वो बीमार होते नहीं थे। अब भी कहते हैं कि जब, क्योंकि हम प्लेन्स में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो जो लोगों की जो हेल्थ है, जो वेट है, वो यहाँ के हिसाब से, लेकिन वहाँ के लोगों का अभी भी मतलब 90% ऑफ द लोग जो हैं उनके पेट एकदम स्लिम होते हैं। हाँ, ओबीस नहीं है, ओबेसिटी नहीं होती बिल्कुल भी। और आप चाहे उन्हें कितना भगा लो या कितनी मेहनत करा लो, यहाँ से तो कंपैरेटिवली बहुत सही है। लेकिन जो अभी हम मेन बात करने वाले हैं वो है आपकी बुक के बारे में। और बुक में ही आपकी लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे इंसिडेंट्स भी होंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स भी आपने ईजाद किए जो आपने मेरे को थोड़ा बहुत बताया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आप इन सबको बताएं कि आपकी क्या बुक है और ह्यूमन साइकोलॉजी को कैसे स्टडी करती है, वो आपने क्या किया है और आप क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। एक किताब जो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो जो अभी पब्लिशिंग प्रोसेस में है, और इसके अलावा एक दूसरे भी लिख रहा हूँ जो टोटली फिलोसफिकल इंसाइट है, जिसमें उसके अराउंड मैं 70% कंप्लीट कर चुका हूँ। पर वो बात की बात है, हम बात जो लिख चुका हूँ उसके बारे में करते हैं। साइकोलॉजी की 2 ब्रांचेस हैं, एक साइको एनालिसिस होता है और एक साइकोलॉजी होता है। ओके। तो इट्स लाइक इट्स सेम लाइक द डिफरेंस बिटवीन क्वांटम फिजिक्स एंड मैटर फिजिक्स। तो मैटर फिजिक्स में हमारा एटम होता है, जो दिखने वाली चीज़ होती है हम उसके बारे में जानते हैं।
क्वांटम फिजिक्स होता है जो एनर्जी बेस्ड होता है, जो हम देख नहीं सकती, जो मेटाफिजिकल एंटिटीज़ हैं उसके बारे में हम जो जानकारी लेते हैं वो क्वांटम फिजिक्स से होता है। क्वांटम एंटेंगलमेंट हो गया, टाइम ट्रेवल हो गया, सब क्वांटम फिजिक्स के अंदर आता है। ऐसी साइकोलॉजी की जो ब्रांच है साइको एनालिसिस, इसमें सारी मेटाफिजिकल जो हमारी ब्रेन के अंदर जितनी भी मेटाफिजिकल चीज़ें घटती हैं वो साइको एनालिसिस के थ्रू होती है। Okay. इसका ट्रीटमेंट करने का तरीका भी अलग है। साइको एनालिसिस में जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, आपके जो अगर आप पेशेंट है तो आपकी ड्रीम सुनूंगा मैं, अच्छा। तो जितनी भी चीज़ें आपकी अनकॉन्शियस में घट रही है, मैं आपको थोड़ा और तरीके से बताता हूँ कि हमारे माइंड के 3 रेलम्स होते हैं, 3 डायमेंशन होते हैं बेसिकली। एक कॉन्शियस होता है जो हमें पता है कि आप हाँ। यहाँ बैठे हैं और ये कप्स पड़े हुए हैं, मैं यहाँ बैठा हूँ, जो हमें कॉन्शियस चेतना है हमारी जो। राइट। दूसरा सबकॉन्शियस होता है जिसे अवचेतन कहते हैं। तो आपको पता होता है, आपको मतलब संपूर्ण रूप से पता नहीं है कि आपके दिमाग में वो है, बट एक आइडिया होता है हल्का सा। और तीसरा होता है अनकॉन्शियस, जिसे अचेतन कहते हैं, वो 100% हम लोगों से छुपा होता है। मतलब बेहोश हो जाना या फिर अनकॉन्शियस अगर हम वैसे लेमन टर्म में कहेंगे तो कोई बेहोश हो जाता है तो हम बोलते हैं वो अनकॉन्शियस हो गया। बट अनकॉन्शियस एक रेलम है, एक माइंड का डायमेंशन है वो। ओके। तो सबसे ज़्यादा हमारे राज और सबसे ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम वहीं पे जाके छुपी होती है, जो हमें भी नहीं पता होती। अनकॉन्शियस में जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो ये कितने हैं? 2। ये आपको 2 दिखे, आपके कॉन्शियस ब्रेन आपको बताया 2। अगर मैं आपके यहाँ पे करता हूँ ये कितने हैं? हाँ, तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको पता है कि कुछ है साइड में। हाँ। यू कैन एक्चुअली, आपको पता लग सकता है कि मतलब फील कर रहे हैं कुछ है साइड में, और आपको एग्जैक्टली नहीं पता कितना है। हाँ। तो ये सबकॉन्शियस है कि आपके सबकॉन्शियस में है तो सही, बट यू डू नॉट नो एग्जैक्टली व्हाट इट इज। ओके। तो तीसरा अनकॉन्शियस होता है अगर मैं आपके पीछे से आपको बोलूँ कुछ, हाँ। आपको ये भी नहीं पता कि ये पीछे कुछ है भी या नहीं भी है, बिल्कुल आपसे अछूता है वो, ठीक है, तो दैट इज अनकॉन्शियस। तो बेसिकली जो हमारा ज़्यादातर जितने भी हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो सारे अनकॉन्शियस की वजह से ही होते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि अगर हम ये अनकॉन्शियस रेल में जाके किसी डिप्रेशन में कोई आदमी है या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है किसी को, उसको अगर ट्रीट करें तो शायद मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए जैसे ट्रॉमा, आपका एक्सीडेंट हुआ, ब्रेन में चोट लग गई, हमने ब्रेन एनाटॉमी खोली, हमने देखे हमारे जो पार्ट्स हैं ब्रेन के, जो नॉर्मल ब्रेन एनाटॉमी में आप देख सकते हैं कि ब्रेन के कॉर्टिसोल कहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, एमिगडाला में कहाँ पे फियर जनरेट होता है। तो हम एक तरीके से उसको मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रॉमा की वजह से होता है, एक्सीडेंट की वजह से होता है, पर उसके अलावा ये बहुत कम चांसेस हैं जहाँ पे एक्सीडेंट की वजह से हमें ब्रेन इंजरी होती है और हम थोड़ा साइकोटिक या न्यूरोटिक हो जाते हैं। पर मोर देन 95% ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम पागल या न्यूरोटिक या एंग्जाइटी या डिसऑर्डर, किसी भी डिसऑर्डर के शिकार होते हैं, जो हमें पता ही नहीं होता। अच्छा। हम आज बिल्कुल हंसी, आप अभी भी देखें कई सारी रील्स भी आ रही है कि उसमें दिखा रहे हैं कि 3 घंटे पहले नाच रहा है कोई खुश है अपने दोस्तों के साथ और उसने कुछ घंटे बाद सुसाइड कर लिया। बिल्कुल। तो एक्चुअली ऐसे ही होता है कि आज शाम अपने आप दोस्तों के साथ बैठे, आपने बियर चिल किया, सब कुछ मस्ती से गए, आपकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, अगली सुबह उठ के आपको पैनिक अटैक आ गया। अब आपको पता ही नहीं है कि हुआ कैसे मेरे साथ आखिरकार। अच्छा। सो दैट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दैट अनकॉन्शियस रेलम इश्यूज। लेकिन मतलब मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो सबकॉन्शियस और ये अनकॉन्शियस के जो आप डिफरेंस बता रहे हो, अनकॉन्शियस में चीज़ें जो हैं वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन सबकॉन्शियस में हम कुछ % कंट्रोल कर सकते हैं, हाँ, और कॉन्शियसनेस में हम सब कुछ देख चेतना रहे हैं। हमें पता ही है। वो सबकॉन्शियस इज समथिंग, जैसे आपने कभी कुछ चीज़ बहुत पहले पढ़ी बट आपके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है, आज से 10 साल बाद आपको किसी ने उस टॉपिक के बारे में बताया, आपको याद आया, अरे हाँ ये तो मैंने सुना है कहीं पे। तो दैट इज बिकॉज आपके सबकॉन्शियस में जाके बैठ गई थी वो चीज़। लेकिन ये डेजा वू भी होता है क्या? नहीं, डेजा वू इज समथिंग बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। वो तो आपको कोई इवेंट ऐसा लगा कि आपने एग्जैक्टली देखा होगा, है वो भी दिमाग की देन, ये सब माइंड की चीज़ें हैं। तो मैं आपको बताने की कोशिश जो कर रहा था, जो साइको एनालिसिस होती है वो हमारे अनकॉन्शियस को हील करने में काम आती है, इसलिए वो ड्रीम के थ्रू आपको हील करेंगे या फिर कोई इमेजिनेशन पूछेंगे। ये तो मतलब बहुत अच्छा आपने सॉल्यूशन बता दिया। मैं आपको अपना सपना, मेरे को तो रोज पैसों के सपने आते हैं, जैसे परेश रावल कहता है फिल्मों में कि मुझे हेरा फेरी में कि मुझे तो पैसों के सपने आते हैं सुबह 4 बजे, लेकिन पैसे तो नहीं मिलते। एक्चुअली हम ड्रीम हम लिटरल सेंस में नहीं ले सकते। अगर ड्रीम की एक स्टडी होती है, सिगमंड फ्रॉइड की एक बहुत अच्छी किताब है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम, तो उन्होंने कई तरह की ड्रीम्स की उसमें स्टडी करके बताया हुआ है। तो बहुत वियर्ड तरीके से ड्रीम्स आते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप सोए हुए, आपके माथे पे आके एक मच्छर बैठ गया, ठीक है, आप नींद में, आपको वो परेशान कर रहा है बट आपको पता नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्शियस। जब हम सोते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस डीप स्लीप में चले जाता है और अनकॉन्शियस जाग जाता है। तो जितनी भी चीज़ें हम सपने में देख रहे होते हैं ना, वो एक्चुअली हमारे रिप्रेस्ड इमोशंस होते हैं।
जो हमें होश में नहीं पता लग पा रहे, जो हमने सप्रेस करके रखे हुए और हमें भी नहीं पता हमने सप्रेस किया हुआ है। हमने कहीं कुछ झूठ बोल दिया, ठीक है, हमें लगा कि ठीक है मैंने झूठ बोल दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, परंतु अनकॉन्शियस ने उसको बुरा करके ले लिया कि झूठ बोलना पाप है। तो अगर मान लिया आप सोए, मैं आपको बता रहा, आप सोए, आपके आके माथे पे एक मक्खी बैठ गई, आपको होश में पता नहीं, आप हटा नहीं सकते उसे, तो ड्रीम आपको ऐसा आ सकता है कि किसी ने आपके सर पे बंदूक लगा रखी है। अच्छा, आपको लगा आपको किसी सर में बंदूक लगा रही है, वो एक्चुअल में जो मक्खी होगी वो सिंबलाइज कर रही होगी उससे। ओके। तो कभी कभार आपका ऐसा होता है कि मतलब कभी आपको ड्रीम आया हुआ हो कि दरवाजा किसी ने खटखटाया, बाहर से कोई आया, और आपको सपने में भी सेम चीज़ आई। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। मतलब कभी कभी अलग अलग तरह के जानवर होते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट पे देखता हूँ कि जैसे एक दिन मेरे को सपने में शेर दिखा, तो मैंने सर्च किया गूगल पे कि मेरे को सपने में शेर दिखा, तो अब उसमें आ गया कि आपको शेर क्या करता दिखा, क्या वो आपके पीछे दौड़ रहा था, क्या आप शेर के पीछे दौड़ रहे थे, क्या वो आपको खाने वाला था। तो ऐसे अलग अलग सिचुएशन से उस वो ड्रीम का आपको लाइफ, आपकी लाइफ, प्रेजेंट लाइफ का कोई सिनेरियो डेवलप हो रहा था। मतलब मुझे ऐसा उसमें जो नज़र आ रहा था कि वो ड्रीम मुझे ये सिग्निफाई कर रहा था कि मेरी लाइफ में कुछ ऐसा घटने वाला है मैं जिससे डर रहा हूँ। मतलब शायद हो सकता है कि वो मेरा कोई एग्ज़ाम हो जिससे मैं डर रहा हूँ, और या फिर कोई और मेरा इंटरव्यू हो जिससे मैं डर रहा हूँ। तो वो जो लायन था वो ये रिप्रेजेंट कर रहा था मेरी लाइफ में। पता नहीं मुझे ये कितना, बट मैंने तो गूगल किया था। अब आपको पता है गूगल हाँ, पे गूगल में आपको बहुत सारे इंटरप्रिटेशन मिल जाएंगे अलग तरीके से। गूगल वो एंटरटेनमेंट का ज़्यादा साधन बन गया, परंतु आप सही में अगर ड्रीम्स को जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लंबी स्टडी करनी पड़ेगी। अच्छा। आपको कार्ल यूंग की किताब पढ़ सकते हैं अबाउट ड्रीम्स। जो मेन अथॉरिटी वो सिगमंड फ्रॉइड थे, उन्होंने इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स करके निकाला था। तो वो लिटरल मीनिंग ले सकते हैं। अगर आपने ड्रीम में किसी को मरते हुए देख लिया, हाँ, तो जैसे हमारे यहाँ यही कहते हैं कि अगर आपने ड्रीम में किसी को मरते हुए देख लिया तो उसकी उम्र बढ़ गई। हाँ, ऑस्पिशियस होता है वो। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है। ये भी होता है क्या? हाँ, ऐसा ही होता है। हम अच्छा। लिटरल मीनिंग में नहीं ले सकते। हम लोग अपने सपने को जो सोचते हैं हमें उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ। तो ड्रीम में कुछ डार्क चीज़ें आना, अलग अलग चीज़ की अलग अलग तरीके से सिंबलाइज इंपॉर्टेंस होती है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैं एक समय पे जब मुझे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ था, तो मैंने जो ट्रेडिशनल तरीका है उस तरीके से साइकोलॉजिस्ट को दिखाया। तो मेरी काउंसलिंग की उन्होंने, तो मेरे को गोली दी थी। इसमें बेसिकली बेंजोडाइजेपिन और बीटा ब्लॉकर्स करके कुछ गोलियां दी जाती हैं जो एंटी डिप्रेसेंट भी कह सकते हैं। बेंजोडाइजेपिन आपके दिमाग में आर्टिफिशियली केमिकल को रिलीज करेगी। ओके। ठीक है, ताकि आप जो बेसिकली मेडिटेशन जो नेचुरल ऑर्गेनिक तरीका है वही ये गोलियां करती हैं। ठीक है, आप मतलब आपके ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि आपको हैप्पी फील कराते हैं, या फिर वो डिप्रेशन वाले जो हार्मोन्स हैं उनको कम करके, और हैप्पी फील तो वो ड्रग हो गया, जैसे एलएसडी, वो हैप्पी फील कराते हैं। बट व्हेन यू आर एक्चुअली इन द न्यूरोसिस, डिप्रेशन इज जस्ट अ सिम्टम। डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है। तो डिप्रेशन एक सिम्टम है, वो किसी को कभी भी हो सकता है। ठीक है ना। और एंजाइटी को, डिप्रेशन को बहुत रोमांटिसाइज किया जा चुका है आज तक। एक्चुअली में ये वाली जो पॉइंट है आपका, मतलब आज के जो बच्चे हैं, इवन सबसे ज़्यादा बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि फिल्मों में भी लोग देखते हैं ना कि डिप्रेशन, और आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे डिप्रेशन हो गया तो अपने माँ बाप के सामने वो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट रख देते हैं कि यार मुझे डिप्रेशन हो रहा है, तो कुछ ऐसा माँ बाप करते हैं जिससे कि वो खुश हो जाएं। हाँ। और बच्चे कुछ ऐसा एग्जाम्स वगैरह को लेके एंग्जाइटी फील करना बहुत ज़्यादा, मतलब ये मैं चीज़ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज से करीबन 5-7 साल या 10 साल पहले मैं उस फेज़ में था जब मैं शायद अपने बोर्ड्स के एग्ज़ाम दे रहा था, तो हमें भी फील होता था कुछ शिवरिंग, कुछ हाथों में ऐसे मतलब लगता था कि कुछ एग्जाम देने जा रहे हैं। वो एंजाइटी है, बट वो उसका कोई डेफिनेशन हमें नहीं दी गई थी। एंजाइटी इज अ नेचुरल स्टेट, वो हमारे साथ पैदा होने के साथ ही आई है। 9 महीने आप अपने मदर के वूम में कंफर्टेबल बैठे हो, खाना फ्री में मिल रहा है, आराम से सब कुछ मिल रहा है, आपका सारा ऑक्सीजन व्यवस्था सब कुछ अंदर ही बनी हुई है नेचुरली। अचानक आप एकदम से बाहर आते हो और बच्चे की जब आँख खुलती है वो देखता है, तो एंजाइटी उसी समय पैदा हो जाती है उसके साथ। अच्छा, एंजाइटी बेसिकली नेचुरल मैकेनिज्म। अगर आप किसी खाई के किनारे पे खड़े हो और आपके जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, सिम्टम्स, और आपको वो कह रहे हैं पीछे हट जा वरना गिर जाएगा, या रोड पार करते हुए जो आपको वो फील हो रहा है वो एंजाइटी है। बिना एंजाइटी से डिफेंस मैकेनिज्म, हम जी ही नहीं सकते। अगर आपके अंदर से एंजाइटी खत्म कर दी जाए तो आप चलते चलते खाई में कूद जाओगे, आपको डर ही नहीं, आपका बॉडी को सिम्टम्स ही नहीं दे रहा है। तो एंजाइटी होना जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ, एंजाइटी डिसऑर्डर इज अ डिफरेंट थिंग, एंजाइटी इज अ डिफरेंट थिंग। ओके।
तो जो रोमांटिसाइज किया जा रहा है वो डिप्रेशन, वो वरी है बेसिकली। आजकल के टीनेजर्स की जो वरी है उसको एंजाइटी, डिप्रेशन या मुझे ओसीडी हो गया है, हाँ। बट एक्चुअली दे आर नॉट अवेयर अबाउट द थिंग। और कुछ है भी जो गोलियां खा रहे हैं या फिर काउंसलिंग ले रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं। थेरेपी को भी बहुत रोमांटिसाइज किया जा चुका है बिल्कुल कि मैं थेरेपी लेती हूँ, मैं थेरेपी लेता हूँ। आई थिंक ये वेस्टर्न कल्चर से ज्यादा क्या इम्प्रोवाइज्ड है या फिर क्या इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि पहले हाँ, बहुत ज्यादा वेस्टर्न से ये हमारे पास therapies, जो हमारी इंडियन माइथोलॉजी में बहुत अच्छा है, वेस्टर्न से नहीं, ये इंसान के पैदा होने के साथ ही हमारे साथ आया हुआ है। जितना भी न्यूरोसिस और साइकोसिस है, साइकोसिस में इंसान हेलुसिनेट करने लग जाता है। साइकोसिस इज अ कंप्लीट पागलपन, ठीक है ना। जैसे अगर हम स्पिरिचुअल टर्म में ले तो हमारे जो सहस्रार चक्र होता है ऊपर का, बताते हैं अगर वो खुल जाए तो मतलब हम फिजिकल डायमेंशन से कनेक्शन तोड़ देते हैं, पागल हो जाते हैं। तो न्यूरोसिस इज स्टिल समथिंग यू आर कॉन्शियस अबाउट योर एग्जिस्टेंस। बट आई थिंक आप जो वो पागलपन और न्यूरोसिस साइकोसिस, इसमें तो डिफरेंस है, क्योंकि वो आपको एक एनर्जी स्टेट में लेके ज़रूर जा रहा है, बट ये जो साइकोसिस है वो आपको शायद कहीं आपको ह्यूमन लेवल पे ही आपको डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो आपको मे भी हो सकता है किसी ट्रॉमा की वजह से या फिर किसी और प्रॉब्लम की वजह से हुआ हो, लेकिन जो सहस्रार चक्र की आप जो बात कर रहे हैं वो तो मुझे लगता है कि शायद बहुत तपस्या के बाद ही ओपन होता है। अगर आप तपस्या करोगे और धीरे धीरे अपने चक्रों पे वर्क करोगे। हमारे अध्यात्म में उसमें कहा गया है कि मतलब सहस्रार चक्र ओपन होता ही नहीं है, अच्छा, इट रिमेन डोरमेंट योर होल Okay. लाइफ, नहीं होता ये। तो अगर ये ओपन हो जाए किसी भी तरीके से, देन योर सोल एक्चुअली डजंट नीड योर बॉडी, देन वो अपने आप को सेपरेट कर लेती है उससे, यू कैन नॉट लिव एनी मोर। तो सहस्रार चक्र ऐसा होता नहीं है। तो कभी कभार जो बैंग करके आपको कहीं पे अगर चोट लग गई बहुत ज़्यादा तेजी से, तो हो सकता है वो चैनल वहाँ से ब्रेक ओपन हो जाए, तो लोग साइकोसिस में पड़ जाते हैं, कपड़े खोल के घूम रहे हैं, वो सब कुछ उस लेवल पे पहुँच जाते हैं। परंतु ये ब्रेन और हमारा सोल, ये दो बहुत ज़्यादा अलग चीज़ें हैं। इन दोनों की जो एक्शंस है वो सेम है, बट कॉन्शियसली अध्यात्म एक कॉन्शियसली प्रैक्टिस है जो हमें एक जॉयफुल एहसास देती है। जो ब्रेन से रिलेटेड चीज़ें वो सिमिलर एक्सपीरियंस देती है हमें जो अध्यात्म में है, बट हम कॉन्शियस नहीं है उस चीज़ के लिए, हम उसे बीमारी ले रहे हैं। जैसे एंग्जाइटी को हम इलनेस कहते हैं, दैट इज़ नॉट एन इलनेस, दैट इज़ अपॉर्चुनिटी बेसिकली। तो मेरी किताब भी इसी बारे में है, जितनी भी एंग्जाइटी के बारे में। अगर मैं आपको बोलूँगा आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो गया जो कि बीमारी है, तो हाफ ऑफ द बैटल वी हैव लॉस्ट राइट देयर, कि मुझे बीमारी हो गई है कोई। बट एंग्जाइटी इज नॉट बेसिकली बीमारी, इट्स एन अपॉर्चुनिटी। वो एक सोल कॉलिंग है। वो आपके पास आई है टू सब्लिमेट यू, बिकॉज हमारी लाइफ में बहुत सारे इवेंट ऐसे होते हैं जो हमें ट्रांसफॉर्म करते हैं। ठीक है, कोई इवेंट आपके साथ, आपने कोई मूवी देख ली, आपको उसने कुछ समय के लिए ट्रांसफॉर्म कर दिया। एक साल के लिए आपने अब अपने जॉब में लगे हो, आपने तारे ज़मीन पे कोई मूवी मोटिवेशनल देख ली, आपने जॉब छोड़ के अपना काम स्टार्ट कर दिया, बट फिर आप अपने उस काम स्टार्ट में भी उसी विशियस सर्कल में फंस गए। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमारी लाइफ में बहुत बहुत बार होती है। कोई लड़की कर देती है, प्रेम कर देता है, हमें ट्रांसफॉर्म कर देता है, कभी किसी ईर्ष्या कर देती है, हमें ट्रांसफॉर्म। बट एंग्जाइटी एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपको सब्लिमेशन करेगी। आपको सब्लिमेशन मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन इनटू समथिंग हायर स्टेट। तो जैसे मैं आपको अपने स्टार्टिंग में दोबारा से जाऊँगा कि जब हम पैदा होते हैं तो एंग्जाइटी हमारे साथ आ जाती है। तो वी ह्यूमन, हम लोग अपनी मोस्टली लाइफ इस डायकॉटमी में जीते हैं, जो कि डायकॉटमी बिटवीन रियल सेल्फ एंड एक्टिंग सेल्फ। ठीक है, जो हम असलियत में एक ह्यूमन बीइंग होना चाहिए और एक कंस्ट्रक्टेड सेल्फ जो हमने बना लिया है। राइट, ठीक है, तो अब जब हम पैदा होंगे, हम रियल सेल्फ की तरह पैदा होते हैं, तो एंग्जाइटी हमारे साथ रहती है। और लेकिन जैसे जैसे हम सामाजिक व्यवस्था में पढ़ते रहते हैं, झूठ बोलना सीखते हैं और धोखा देना सीखते हैं, जैसे जैसे हम सीखते सीखते जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपना एक नया सेल्फ बना लेते हैं जो हम लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, डीप डाउन हमें पता है हम वो है नहीं, पर हम लोगों को प्रेजेंट कर रहे हैं। और ये हर तौर तरीके में भी आ गया, हमारे बोलने का तरीका भी नेचुरल नहीं रह गया है। बहुत कम लोग हैं जो अपने नेचुरल तरीके से बोलते हैं। तो अफेक्टेशंस बहुत ज़्यादा, बोलने में बहुत अलग तरीके की वो आ गया है। तो इससे होता है कि जितना ज़्यादा हम अपने कंस्ट्रक्टेड जो हमारा ट्रू सेल्फ नहीं है उसकी तरफ जाएंगे, उतना ज़्यादा धक्का हमारे रियल सेल्फ को लगता रहेगा। तो होता क्या है, रियल सेल्फ हमारे कॉन्शियसनेस से गायब होता है, हम भूल जाते हैं हम है क्या है। वो सब कॉन्शियस से होते होते सीधा अनकॉन्शियस में जाके ठहर जाता है। अब अनकॉन्शियस ऐसी चीज़ है कि हमें पता ही नहीं है। ठीक है, रियल सेल्फ अंदर आके छुप गया, और एंग्जाइटी को आदत होती है रियल सेल्फ के साथ रहने की। ओके, वो आपके कॉन्शियस सेल्फ के साथ नहीं रह सकता। आपको अगर हल्की सी घबराहट या कोई बोरियत महसूस हो रही है, आपने म्यूजिक लगा लिया, आप बोर हो रहे हैं, आपने आपको बोर होने ही नहीं दिया, आपने एक्सपीरियंस लिया ही नहीं, आपने दोस्त को बुला लिया। तो इसलिए हम एंग्जाइटी रियल सेल्फ के साथ जाके रहती है। होता क्या है कि
जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर सेल्फ के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं, उतना ही अपने आप को भूलते रहते कम हैं, हो जाती है। तो जाके जब पानी सर से ऊपर होता है तब जाके हमारा अनकॉन्शियस एंग्जाइटी को एज अ मैसेंजर भेजता है, ओके जाके चेक कर गया बहुत हो गया इसका, ओके ओके ठीक है। तो एंग्जाइटी बाहर आती है मैसेज लेकर कि बहुत हो गया, अब अपनी असलियत में आ जा। अगर तू अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, अगर ये टेंशन सफरिंग से मुक्त होना चाहता है तो अपने उसमें आ जा। बट एंग्जाइटी के तरीके थोड़ा ब्रूटल होते हैं, वो आपको सिम्टम्स देगा, पैनिक अटैक देगा, क्योंकि आपने भी बहुत बुरा किया ना उसके साथ, अपने रियल सेल्फ को आप खदेड़ते रहे अंदर, आपने उसे दबा दिया और नकली लाइफ जी रहे हैं। ओह, हर चीज में प्रोफेशनली नकली लाइफ जी रहे हैं हम लोग, प्रेम में भी नकली बनाया सही हमारे, बात है। हर चीज में है, लॉयल्टी की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे ट्रांसफॉर्म हो गए हम भी, सब कुछ। हाँ, मतलब एक फोन के पीछे या फिर एक लैपटॉप के पीछे हमारा एक अलग इंसान है, और सामने जाओगे तो शायद वो इंसान इतना, उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो खड़े होके दो लोगों से बात कर सके, बिल्कुल। इतना ज़्यादा हम लोग। लेकिन आपने बहुत सारी बातें बोली, और आई एम श्योर मुझे भी कंज्यूम करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जो लोग ये देख रहे हैं वो भी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ कंज्यूम कैसे करेंगे। धीरे धीरे आप लोग एक काम करो, स्लो करके देखो, दोबारा देखो, क्योंकि ये बात एक्चुअली में आज मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ कि ये जो बोल रहे हैं ना, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस रियल्म्स के बारे में, और ये जो एंग्जाइटी के बारे में, तो आई थिंक एंग्जाइटी के बारे में जो आपने एंग्जाइटी और एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में जो बताया है, ये आज मुझे भी क्लैरिटी मिली है कि बहुत सारे लोग डिसऑर्डर को एंग्जाइटी की, नॉर्मल एंग्जाइटी या वरी की तरह जो है उसकी तरह ले लेते हैं, और फिर वो अपनी लाइफ में हर छोटी चीज़ को बड़ा बना देते हैं। तो ये कन्फ्यूजन आपकी जो है ये दूर होगी, और जो डिफरेंस है वो आप समझ पाओगे, तो आई एम श्योर बहुत सारी वरीज को आप डिसऑर्डर नहीं समझोगे। पर अब थोड़ा सा चिल हो जाते हैं, और इतने सारे साइंटिफिक और स्पिरिचुअल जो चीज़ें हमने सुनी है, अब हम थोड़ा सा मज़े वाली बातें करते हैं और आप लोगों को इनके एक्सपीरियंसेस सुनाते हैं। और इनके एक्सपीरियंसेस भी बहुत मज़ेदार हैं, क्योंकि मैं जब भी इनके साथ बैठा हूँ, ये इतने इन डेप्थ बातें करते हैं, और जब ये इन डेप्थ बातें देख लेते हैं सामने वाला यार थोड़ा सा आउट जा रहा है फील्ड से, तब ये कहानियाँ सुनाते हैं, और इनकी कहानियाँ लाजवाब है। और इनके बारे में एक बात और, कि इन्होंने हर तरह का ड्रग ट्राई किया है। शायद यहाँ पे अब आप लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हर तरह का ड्रग इन्होंने ट्राई किया। मैं बस इनसे बोलता था यार कौन सा, कुछ तो बताओ, वो कहते तू बस नाम ले। ऐसा है क्या? पर एक कैसे हुआ, मतलब हिप्पी कल्चर, ये हिप्पी कल्चर कहेंगे इसे, क्या आप हिप्पी कल्चर की तरफ गए थे? हाँ, कह सकते हैं आप, हाँ हिप्पी ही कह सकते हैं। उस समय ड्रेसअप भी ऐसा था, बहुत लंबे लंबे बाल हुआ करते थे मेरे, ड्रेड्स थे मेरे। कैसे होते थे? कैसे मतलब आपका लुक और ज्यादा क्या, मतलब लुक वही जो होता है, हेरम वेरम पहनना, लंबे ड्रेड वेड्स बनाना, लंबे बालों के, आंखों में काजल लगाना, चिल्लम विल्लम पीना। और ये फोटोज हमें दिखानी पड़ेगी, हाँ, लगता है लोगों को। आपको मैं कुछ शेयर कर दूंगा। तो इस तरीके से होता, वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न था मेरा, क्या बोलते हैं, जो मेरा न्यूरोसिस ब्रेकआउट हुआ, क्योंकि दिस इज़ द एरा ऑफ द कमिंग एरा इज़ द एरा ऑफ मास न्यूरोसिस। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग समझ नहीं रहे हैं। मास न्यूरोसिस एक बार पहले भी आ चुका है। अब जिस तरीके से हम लाइफ को देख रहे हैं, द काइंड ऑफ आर्ट वी आर क्रिएटिंग, आर्ट भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई है। तो काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट वी आर ग्रास्पिंग, हम जो चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, काइंड ऑफ फूड वी आर कंज्यूमिंग, ये हमें धकेल रहा है फॉर द एरा ऑफ द मास न्यूरोसिस बहुत जल्दी। अब आप देखिए ये कितना बड़ा पैराडॉक्स है। पिछले कुछ समय से ही स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आई है, लोग योगा करने लग गए हैं, लोग मेडिटेशन के बारे में जानने लग गए हैं, हर कोई स्पिरिचुअल बातें कर रहा है। बिल्कुल। परंतु इसी समय पे सबसे ज्यादा केस न्यूरोसिस और डिसऑर्डर्स और ओसीडी के बाहर आए हुए हैं। बिल्कुल। अब जब अध्यात्म इतना ज्यादा फैल रहा है तो ये चीज तो कम होनी चाहिए थी। हमारे इस एरा में सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल गुरुज है हमारे पास, लाखों लाखों डिसाइपल सब में बटे हुए हैं, परंतु इसी एरा में मानसिक तनाव सबसे ज्यादा है। तो ये पैराडॉक्स है सबसे बड़ा, जहाँ पे सबसे ज्यादा दिमाग के बारे में बताया जा रहा है, वहीं पे सबसे ज्यादा दिमाग के शिकार हो रहे हैं लोग, दिमागी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो यही चीज आपको प्रिडिक्शन क्या होती है, बेसिकली स्टडी होती है, जो मैंने साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा पढ़ी है, साइकोएनालिसिस पढ़ी है, तो उसके हिसाब से जिस तरीके से हम लोग चल रहे हैं, तो आने वाला समय एरा ऑफ मास न्यूरोसिस हो सकता है। बहुत सारे लोगों में कॉमन हो जाएगा ये सब कुछ होना। जब मुझे हुआ था तो मैंने क्या किया था कि मैंने आसपास की जितनी केमिस्ट शॉप थी वहाँ पे जाकर खुद पता किया था कि जो बेंजोडाइज़ोपिन और जो बीटा ब्लॉकर जितनी भी एंटी डिप्रेसेंट है उनकी सेल बताओ। तो उन्होंने मुझे बताया था कि पास्ट इतने समय से उसकी पता नहीं कितने 130 टाइम्स ज़्यादा सेल बढ़ चुकी है। अच्छा। और लोग एक दूसरे को बता नहीं रहे हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसको बीमारी समझ के। अच्छा, मतलब एक तरीके से छुपाया जा रहा है कि मुझे ये है,
सबको तो है मैं ये। कुछ कमजोर ना दिखूं या फिर बिल्कुल, कुछ ऐसा exactly. वीक ना दिखूं। और ये इतनी ज़्यादा आसानी से सही होने वाली चीज़ है, क्योंकि हमारे गांव में, हमारे उत्तराखंड जो हमारी जगहें हैं, हाँ। वहाँ पे बहुत अच्छा इलाज है इसका। अच्छा। हम ऑकल्ट प्रैक्टिसेस करते हैं। हमने कंतारा मूवी देखी है? हाँ बिल्कुल। जो कंतारा मूवी में, उसे हमारे यहाँ उसे जागर कहा जाता है। जागर। जागर, जिसमें देवता पॉजेस होता है और हम लोग करते हैं। हाँ। तो बेसिकली क्या है, एंजाइटी, जितने भी न्यूरल डिसऑर्डर है, आपके न्यूरो पाथवेज को चेंज कर दे रहे हैं। वो माइंड ने आपके ऊपर 100% कंट्रोल ले लिया है। अभी आपके पास माइंड के ऊपर कंट्रोल है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपका माइंड आपको कह रहा है कि फोन उठाकर रील्स देख, पर आप में पावर है, नहीं देख रहा मैं। हाँ। परंतु एंजाइटी डिसऑर्डर में माइंड का 100% कंट्रोल हो जाता है। माइंड अगर आपको ये बोलेगा तू लेफ्ट मत देखना वरना मैं तुझे फेंट कर दूंगा, और आप अगर आपने लेफ्ट देख लिया तो आप फेंट हो जाओगे। ओके। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया, मुझे एगोराफोबिया हो गया था फर्स्ट स्टेज। एगोराफोबिया। हाँ, ये क्या एगोराफोबिया होता है कि फियर ऑफ गोइंग आउट। तो ये स्टार्ट हुआ कि मैं अपने घर से 100 मीटर दूर जाता था, जहां पे मेरा घर मुझे विजिबल है वहां तक मैं ठीक रहता था। जहां से मैंने पीछे देखा और मेरा घर मुझे विजिबल नहीं हो, वहां से मुझे सिम्टम स्टार्ट हो जाता, हाइपर वेंटिलेशन, और वो दिस एंड्स अप इन, मैं फेंट हो जाता था, वो बेहोशी में एंड्स अप होता था। फिर उसके बाद मेरे को लोग उठाते थे। तो वो सिकुड़ते सिकुड़ते वो 100 मीटर से ये हुआ कैसे? मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। तो वो 100 मीटर से मेरे गेट तक पहुंच गया। ऐसा हो गया था कि मैं गेट के बाहर तक नहीं जा सकता था। अगर मैं गेट के बाहर खोलूंगा तो सिम्टम्स आ जाएंगे। तो फिर मैंने जब ये गोलियां खाई, लगभग ये एडिक्टिव होती है बहुत ज़्यादा, 1.5-2 महीना लगभग मैंने लगातार ये गोली खाई। तो वो आर्टिफिशियल तरीके से वो मेरा पूरा बॉडी सुन रहती थी, ब्रेन भी सुन रहता था, बट एंजाइटी पैनिक अटैक इसलिए नहीं आते थे क्योंकि ब्रेन पे कंट्रोल नहीं था, वो सुन हो जाता था, आर्टिफिशियली केमिकल रिलीज हो रहे थे। फिर मुझे लगा कि यार ऐसा तो चलेगा नहीं है। तो फिर मैंने खुद सेल्फ स्टडी करके खुद अपने आप को हील करने की जो कोशिश की थी, वो बेस्ट थिंग है मेरी लाइफ की, अभी तक मेरा बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। वो मैं बताऊंगा, किसी भी मेडिटेशन, किसी भी योगा प्रैक्टिस, किसी भी साधना से मुझे 1000 टाइम्स ज़्यादा अच्छा लगा जो मैंने अपनी माइंड को कन्फ्रंट किया। ये मैं जानना चाहूँगा। हाँ, अपने ब्रेन को जो कन्फ्रंट किया, जो पूरा 9 महीने का, जो मैंने अपनी बुक पे भी लिखा हुआ है कि ये 9 मंथ का प्रोसेस है। आपकी जो बुक आने वाली है, एंजाइटी बियॉन्ड द नटशेल में 9 चैप्टर्स है उसमें, वो सारे के सारे बहुत प्रोफाउंड है। उसमें अनकॉन्शियस रेल्म के बारे में पूरा बताया गया है कि अनकॉन्शियस को अप्रोच कैसे करें, जो चीज़ हमें पता ही नहीं उस पर अप्रोच कैसे करें, उससे जाकर हमें दोस्ती करनी है दोबारा से अनकॉन्शियस में जाके, सॉरी यार कि मैं अपना रियल सेल्फ खो बैठा था, और आपने थैंक यू, आपने मुझे एंजाइटी को भेज के मुझे जगाया। मुझे परेशानी हुई, मुझे बहुत सारे सिम्टम्स हुए, बट फाइनली मुझे अपना रियल सेल्फ मिल गया। मैंने कंस्ट्रक्ट सेल्फ को ब्रेक किया और फाइनली मैं हील हो गया। तो ये मेरी 9 मंथ्स की जर्नी थी। इसमें एक चैप्टर है कि सीजन्स होता है, सीजन्स का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है हमारे न्यूरोलॉजी पे, हमारे ब्रेन पे। अच्छा, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है सीजन। मतलब आप ये गर्मी, सर्दी और बसंत, हम लोग इसको समझ ही नहीं पाते, हम लोग स्टडी नहीं करते। बेसिकली जो ये मास्टर डिसाइपल का जो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें सब कुछ इजी चाहिए। हमें हर चीज सीखने के लिए गुरु चाहिए। बिल्कुल। हमें गुरु ने अगर गीता का कोई भी एक भाग हमें बता दिया तो हम उस गुरु को गीता मानने लग जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि मतलब सोर्स तो गीता है, हम गीता पढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सही कह रहे हो आप। हम गीता पढ़े तो गुरु ऐसे हो गए हैं कि वो आपको पेड़ का पता नहीं बता रहा। आपको अगर सेब खाना है तो आपको पेड़ नहीं बता रहा, वो बेच रहा है आपको, रेडी लगा के बैठ जा रहा है। तो बेसिकली ये वो लोग हैं जिन्होंने बहुत स्टडी की, इन्होंने साइकोलॉजी, साइकोएनालिसिस सब कुछ पढ़ा, परंतु फायदा यहाँ से मिला क्योंकि ये एक सब्जेक्ट के रूप में हो गया है कि आपको साइकेट्रिस्ट बनना है तो ही साइकोलॉजी पढ़ो, परंतु हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ अ ब्रेन एंड वी आर इक्विप्ड विद ब्रेन। हमें पढ़ना पड़ेगा। आपने मतलब अपने ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से करी? मैंने कॉमर्स से की। फिर आप साइको एनालिसिस और ब्रेन स्टडी में इसे कैसे चले गए? वो खुद को हील करने के लिए, आपको बताया तो ना, आपने सेल्फ स्टडी किया है? हाँ, मैंने सेल्फ स्टडी की पूरा। आपने टोटली सेल्फ स्टडी किया है, इतनी नॉलेज? हाँ जी, सारे के सारे मैंने खुद पढ़ा। मैंने कार्ल यूंग की एक बुक थी अनकॉन्शियस सेल्फ, वहाँ से स्टार्ट किया। उसी के अंदर से मुझे और अच्छे साइकोलॉजी, साइकोएनालिसिस्ट की नाम मिलते रहे। मैं स्टडी को अपना कंटिन्यू करता रहा। लगता है शादी नहीं किया आपने? कुछ नहीं, शादी तो अभी नहीं हुई। अच्छा, सही में नहीं की? शादी तो अभी हुई नहीं। तो आपकी एज क्या है? मेरी 41। लगते नहीं हो। मतलब आप ये अपनी ब्रेन की रिवायरिंग करके आपने कंट्रोल किया है या फिर आप कुछ एक्सरसाइज करते हो? हाँ, जैसे आपने बताया, मैं गाइडिंग और माउंटेनियरिंग में रह चुका हूँ। 2007-8-9 में मैंने अपने बेसिक, एडवांस और रेस्क्यू कोर्स कंप्लीट कर लिए थे। Okay. फिर 9-10 तक मैं गंगोत्री वैली में एक्सपीडिशन भी किया मैंने। ये आप बताएंगे बेसिक, एडवांस और गाइडिंग कोर्स क्या होते हैं? ये कुछ पायनियर इंस्टीट्यूट है हमारे यहाँ इंडिया में जो स्टेट गवर्नमेंट रन करती है। जैसे नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग हो गया, मनाली में अब्वेमास हो गया,
और HMI हो गया दार्जिलिंग में, जिम्स हो गया पहलगाम में। तो ये यहाँ से आप बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स कर सकते हो। माउंटेनियरिंग कोर्स, हाँ, माउंटेन पे पर्वतारोहण। क्लाइंब करना सीखना। हाँ जी, हाँ जी। Okay. ये जो हम जो नॉर्मल ट्रैक्स कर, हाइक्स, ट्रैक्स और माउंटेनियरिंग, ये 3 चीज़ है। हाइक हुआ कि आपने छोटा बैग पकड़ा, पानी डाला, खाना डाला, आप गए 2-4 घंटे हाइक करा और वापस आ गए। ट्रैक हुआ जिसमें आपको मल्टीपल कैंपिंग करनी है, पासेस क्रॉस कर रहे हैं। माउंटेनियरिंग हुआ जिसमें टेक्निक्स इस्तेमाल होंगी, आपको आइसेक्स यूज करना पड़ेगा, रक्सैक पूरा लेके जाना पड़ेगा, रोप्स लगेंगे उसमें। तो माउंटेनियरिंग कोर्स में आपको 28 डेज का कोर्स होता है, उसमें आपको ये पूरा सब कुछ सिखाया जाता है। और मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि आपको इंटरेस्ट है या नहीं है, लाइफ में सबको बेसिक कोर्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक कोर्स अगर कहाँ से वो- किया जाए? आप NIM में तो अब काफ़ी 2-3 साल की वेटिंग हो चुकी है। हमारे समय में तो हम 2007 में किया था मैंने, तो मैं सीधा ही चले गया था। अच्छा, सीधा गया, मैंने पैसे दिए, तब 4,000 रुपये का कोर्स होता था। 4,000 रुपए का तो सही हाँ, है। बाकी 75% गवर्नमेंट देती है सब्सिडी। अब वो 25,000 का कोर्स हो गया, वो 22,500-25,000 का। तो वहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ जल्दी करना है तो मनाली में ABVM है, अव्यमास से कर सकते हैं, अटल बिहारी इंस्टीट्यूट से, या फिर HMI से कर सकते हैं। कहीं भी करिए, बट ज़रूरी है बेसिक कोर्स करना। बेसिक कोर्स उसमें आपको ये पता लगेगा कि मतलब जीवन में हम बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं कंफर्ट्स को लेकर, खाने को लेकर, तो वो आपकी सारी खत्म हो जाएंगी वहाँ से। मतलब ऐसी ट्रेनिंग होगी हाँ। कि आपके सारे कंफर्ट जो है वो खत्म हो हाँ, जाएंगे। खत्म हो जाएंगे, आपका समय बचेगा। ये जो आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हो ना, मेरे को इंडियन आर्मी में मेरा एक फ्रेंड है, तो ही इज़ एट अ वेरी गुड लेवल। बट जब वो ND में नया नया गया था, तो कहीं ना कहीं उसको दिमाग में पहले से ही रेडी था। हालांकि इंडियन आर्मी को रिस्पेक्ट है, सल्यूट है, वो लोग बहुत बहुत मेहनत करते हैं हम लोगों के लिए। लेकिन जो उनकी ट्रेनिंग होती है, इट इज़ वेरी रिग्रेस। जब वो ट्रेनिंग से वापस आया, ही वॉज अ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड मैन। मतलब कोई लड़का जो कि आप कितना एक्सरसाइज करते होगे, अगर आप सिटी लेवल में कोई लड़का रहता है या कोई लड़की रहती है, तो बहुत आप बेसिक रनिंग कर सकते हो, जिमिंग कर सकते हो, नॉर्मल वर्कआउट्स। लेकिन वहाँ पे जो उनकी रोप क्लाइंबिंग होती थी, उनको बहुत ऊंचाई से, आई थिंक शायद 30 फुट से बोला कि स्विमिंग पूल में कूद जाए। शायद स्विमिंग पूल वहाँ से दिख भी नहीं रहा, इतना डॉट सा दिखता है। लेकिन वो ट्रेनर जो हैं वो इतने ज़्यादा आपको ब्रेन से आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे। फिजिकली आप हो ना हो, लेकिन आपको दिमाग इतना स्ट्रॉन्ग कर देंगे कि आप कहीं भी जाके कैसे भी लड़ सकते हो, किसी से भी लड़ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और आप चाहे जंगल में आपको छोड़ दिया जाए, क्योंकि आज शायद उसकी कमांडो की ट्रेनिंग हुई थी, और कमांडो की ट्रेनिंग में एक ट्रेनिंग जो मुझे याद है, उसमें उसने बताया था कि POW की ट्रेनिंग होती है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। तो उसमें आपको ऐसे एक्ट करना पड़ता है कि जैसे आपको किसी वॉर में किसी कंट्री ने पकड़ लिया है एंड दे विल टॉर्चर यू। तो वो टॉर्चर कितना भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ टॉर्चर किया जाता है। और एक टॉर्चर उसने जो मुझे बताया था, महाराष्ट्र में इनकी ट्रेनिंग थी, तो ईंटें बिछी हुई थी और दोपहर की गर्मी थी और बहुत 40 डिग्री टेम्परेचर था, और पूरी दोपहर उन लोगों को सिर्फ टी-शर्ट उतार के, सिर्फ पजामाज में, आंखें बांध के, पीछे हाथ बांध के, नील करके, बस घुटनों पे पूरे दिन उन्हें खड़े रहना था, और दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी। उसने मुझे बताया कि एक जो था उनके साथ, जो ट्रेनिंग में था, उसने पानी मांगा था, तो पानी नहीं देते, तो पानी देने की जगह उन्होंने एक ईंट का छोटा सा पार्ट लेके उसको पानी में डुबोया और उसके मुंह में रख दिया। तो वो अपने आप में इतना सोच के भी अगर कोई बंदा करेगा कि यार इतना टॉर्चर हमारे साथ क्यों कर रहे हो, लेकिन इंडियन आर्मी के लोग करते हैं और वो टॉर्चर झेलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और झेल के वो वहाँ जाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। बिल्कुल उनको बिल्कुल। सल्यूट है बिल्कुल। seriously। और आप जिस ट्रेनिंग की बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो आप जो बेसिक कोर्स ही, वो आपके ब्रेन को इतना डेवलप कर बहुत देगी ज़्यादा, हाँ। कि शायद आपको एंजाइटी और डिप्रेशन और ये जो कंफर्ट को लेकर हम जो कंप्लेंट्स करते हैं, वो शायद हम ना करें। हाँ, प्रॉब्लम ही सबसे ज़्यादा ये हुई है कि हमने मतलब कंफर्ट ज़्यादा है, कंफर्ट बहुत ज़्यादा, लाइफ को वन साइडेड ले लिया है। जो हमारी लाइफ है वो डुअल इन नेचर है, लाइफ और डेथ 50-50% है दोनों का। हम मौत की, मृत्यु के बारे में सोचते ही नहीं है। मृत्यु को इनऑस्पिशियस रखते हैं हम, आएगी तो देख लेंगे, पर ऐसा नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको ये ट्रैकिंग माउंटेनियरिंग इसलिए बनी हुई आउटडोर, कि ताकि आपको महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक बार ऐसा एहसास हो जहाँ पे आपकी लाइफ खतरे में है। लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंसेस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंसेस आपको मृत्यु की इम्पोर्टेंस बताते हैं। तो मतलब डेथ के जितना प्यार आपको लाइफ से, जितने आपकी जानकारी ज़िंदगी से, उतना मृत्यु की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। ये मैंने अपनी किताब में भी प्रैक्टिस डेथ करके
वो प्रैक्टिस लिखी हुई है, वाह। एंजाइटी को ठीक करने के लिए होती है वो, अच्छा, बिकॉज तो आप उसका कुछ स्नीक दे सकते हैं? हाँ क्या मोस्टली होता फियर हमें मरने का ही होता है बेसिकली, है? कि हम मर जाएंगे या फिर कुछ हम गिर जाएंगे जो हमें क्या कहेगा, मतलब इस तरीके के फियर होते हैं। तो प्रैक्टिस डेथ में मतलब यही होता है कि आप अपने आप को शवासन के क्रिया में मरा हुआ आप अपने आप को फील करते हैं कि आपके आसपास वाले आपके जो क्लोज्ड वन है, दोस्त हैं, वो रो रहे हैं यहाँ पे, आपके अच्छा, मतलब आपको अमृत हो चुके हैं। हाँ आपको क्या करना है कि आपको अगर आप शवासन में जाइए और आप ये अपने दिमाग में इमेजिन करिए दैट यू आर ऑन योर डेथ बेड। हाँ अमर चुके हैं, हाँ, अमृत हो चुके हैं, और विटनेस आपकी जो सोल कर रही है आपके क्लोज्ड वंस को। अब देखिए, आपको पता है आपकी माता आपसे कितनी क्लोज है, वो किस हद तक रोएंगी, आपके दोस्त आपके जो क्लोज है वो क्या करेंगे। सो बेसिकली टू ब्रेक दैट बाउंड्री, क्योंकि ये तो सत्य है, मृत्यु, हम इससे कितना दूर भाग सकते हैं। आपके साथ कोई लाइफ या डेथ एक्सपीरियंस ऐसा? मेरे साथ बहुत सारे हो चुके हैं। अच्छा, तो वही हम तो जानना चाहेंगे। तो वहीं उन्हीं से मुझे पता लगा कि यार डेथ एक्सपीरियंस तो लाइफ के बारे में बता रहे हैं मुझे, तो बड़ा सही चीज़ है, मतलब वरना तो लाइफ को हमने कंफर्ट सोच लिया है बिल्कुल। कितनी बड़ी बात है ना, आइए डेथ लीजिए। एक्सपीरियंस लाइफ के बारे में बता रहा है। हाँ तो होता ही ऐसा है, हमारी लाइफ भी तो हमें डेथ के बारे में बता रही है। हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, हमारा डर यही तो है यार, 40 का 45 50 में बूढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा। लाइफ हमें पैरिश होने के बारे में बता रही है, तो ऑटोमेटिकली अगर आप मृत्यु को जानेंगे तो आपको जीवन के बारे में लाइफ के बारे में बताएगा। पता चलेगा। लेकिन आप कुछ एक्सपीरियंस बताइए ना अपना, मतलब अब एक बार वापस आ जाते हैं, हम बात कर रहे थे ड्रग्स हाँ। की। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस, कोई ऐसे केमिकल या कोई ऐसे ड्रग्स के साथ जिसके बाद आपके होश उड़ गए हो, या फिर कुछ जब आपने स्टार्ट किया हो फर्स्ट टाइम, तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस? देखिए, हैश तो दिन भर चलती थी, ठीक है, चिलम विलम तो दिन भर चलती हैश थी। क्या होता है? चरस जिसे कहते हैं, जो कैनाबीज हमारा प्लांट होता है, ठीक है, तो उससे एक वीड निकलता है, जिसको पत्तों को आप सुखाएंगे, जो प्लांट के जो रेजन होता है हर प्लांट के, तो उसको आपको रेजन को आप अपने हाथ से मलेंगे तो उसका रेजन आपके हाथ में इकट्ठा होता है, तो वो जो ब्लैक कलर का फॉर्म होता है उसे चरस कहते हैं। हैश जिसे कहते हैं, वीड होता है जो पत्ते होते हैं उसके, जो फुल होल लीव्स है उसके बर्ड्स होते हैं। तो हमारे यहाँ पहाड़ों में चरस ज़्यादा चलती है। गांजा हम लोग जो पत्ते होते हैं जो यहाँ पे लोग खरीदते हैं, वो गाय भैंसों के लिए रखते हैं हम लोग। अच्छा, तो फिर वो उनके पेट वेट सही करने के लिए। हाई नहीं हो जाते? नहीं, गाय भैंसों का हाई भी, मतलब हमें पता कैसे लगेगा, वो ऑलरेडी हाई रहते हैं। अच्छा, कैसे पता चलता है? कुछ अब उनको पता कैसे लगेगा, वो उनको कॉन्शियस हमारे जैसा नहीं है ना, दे आर नॉट एज कॉन्शियस एज वी आर। हम ड्रीम करते हैं, हम लोग के एस्पिरेशंस होते हैं, उन लोगों के थोड़ी होते हैं, उनका सर्वाइवल चल रहा है बस। हाँ, उनका सीन है, हो सकता है उनकी बॉडी की जो मैकेनिज्म अलग है उस पर नहीं हिट हाई देता हिट होगा ना करता उनको, हो, सही बात। वरना कैनबीस को अब चिड़िया विड़िया सब खाते हैं उसको। लेकिन ऐसा तो है, मतलब जैसे अगर अल्कोहल और विस्की वगैरह अगर कोई ऐसे पेट पी लेता है, या कोई बहुत सारे लोग ऐसे डॉग्स को पिला देते हैं, तो फिर वो हो सकता है वो उनको नशा हो डिस्कम्फर्ट जाता की वजह से घूम रहा हो। है। नशा तो हमने एक वो बना रखा है ना, नशे में मजा आएगा, हो सकता है उसको डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, जानवरों को उसकी डाइजेशन सिस्टम पे काम नहीं कर रही हो। तो अगर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स आप लोग करते हैं अपने पेट्स के साथ या किसी भी जानवर के साथ, तो हाँ, तो ये नहीं करना चाहिए। हाँ, ये अम्यूजमेंट का साधन नहीं है, मतलब ऐसा तो, क्योंकि उनकी बॉडी अलग है, हाँ ना ही करे तो बेहतर है। हमारी बॉडी अलग है। हम या फिर लोगों वो को कैसा खाते हैं feel आप, एक होता बार है? वो खा के देख लीजिए तो इक्वल हो जाएगा। जैसे होता था ना वो कि कुत्ते के बिस्किट हाँ और इंसान के बिस्किट अलग होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इंसान के बिस्किट कुत्ते खाए या कुत्ते के बिस्किट इंसान खाए, तो सब हाँ, मीठे का फर्क होता है, मतलब शुगर लेवल का शुगर बहुत कम फर्क होता होता है, है। जो हमारे अगर कोई भी खाना वो खाते हैं तो उनको बीमारियां बहुत आसानी से हो जाती बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अब वापस आते हैं तो या आपके ड्रग्स का आप तो बता रहे थे। हाँ, तो उस समय लेते थे हम। तो फिर एक बार एक मेरा दोस्त था, वो एम्स्टरडेम से किसी तरीके से स्नीक इन करके एक ड्रग ले आया। वो उससे स्ट्रॉबेरी कहते हैं, उसमें क्रिस्टल के बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते थे, वो शायद एक्सटेसी के क्रिस्टल से जो भी था, वो एग्जैक्टली नाम पता नहीं है, वो स्नीक इन करके लाया। तो वो एक्सटेसी भी ड्रग है? हाँ, एक्सटेसी भी ड्रग है। सब ड्रग के अलग अलग वो होते हैं मायने। MDMA हो गया, LSD हो गया, LSD की और फॉर्म है LRD हो गया, और एक्सटेसी बेसिकली मतलब हैप्पी ड्रग, आपको पार्टी ड्रग है वो, एक्सटैटिक फील कराएगी आपको। जैसे उस संजू मूवी में रणवीर कपूर वो कुछ ऐसे ड्रग्स लेता है जो एनिमेशन क्रिएट हो जाती है और वो फ्लावर कुछ ना कुछ उगने दिखने लग जाते हैं उसे। हाँ, वो आपके क्या बोलते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी से आपको जो शिफ्ट करते हैं वो ड्रग्स भी होते हैं बेसिकली। जैसे DMT हो गया, वो आपको आपकी फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट कर सकता है। जैसे चरस हो गया, चरस पी के भी आपको, हैश या गांजा पी के भी आपको थोड़ा साइको एक्टिव लगेगा, बट आपको पता होगा कि आप कौन हो, आप कहाँ बैठे हो, कॉन्शियसनेस इंटैक्ट रहेगी आपकी। परंतु जो कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो आपकी डायमेंशन को शिफ्ट कर देंगे, देन यू डोंट नो वेयर एग्जैक्टली यू आर सिटिंग एंड हु यू आर। यू कुड बी एनीवेयर, यू कुड बी ऑन मार्स
और वो बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस होता है। मतलब कौन से ड्रग्स? जो ड्रग होते हैं बेसिकली, जो आपके जो ब्रेन के केमिकल को चेंज कर देते हैं, ये बेसिकली कौन ड्रग्स। से ड्रग्स? ये एक्सटेसी ऐसा कर सकता है? एक्सटेसी ऐसा कर सकती है, एलएसडी ऐसे करती है, डीएमटी एक ड्रग है जो डाइमेथाइल ट्रिप्टाइन आपको कह रहा हूँ मैं, वो बहुत खतरनाक है। उसका बहुत कम समय का 7 से 10 मिनट का हाई होता है, परंतु वो आपके टाइम फ्रेम को, टाइम और स्पेस की जो वो होती है, पूरे कॉन्सेप्ट को ही वो कर देती है, ट्रांसेंड कर देती है। हो सकता है आप अपने जो आपको हिट लगेगा हाँ। उसमें आप 3 साल बिता के आ चुके हो। क्या बात कर रहे हो? हाँ, परंतु आप जब उठेगे तो आपका दोस्त बताएगा 7-8 मिनट हुए हैं तुझे ऐसे लेटे हुए। मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि मैं ये तो हाँ, बिल्कुल you can live a completely a whole new life ये तो in बिल्कुल another dimension। इंटरस्टेलर की तरह हो गया ना। इंटरस्टेलर में जैसे वो ब्लैक होल में गिरते हैं और वो समय में पीछे हाँ, चले जाते हैं। बिल्कुल एनी टाइम यू कैन गो एनीवेयर। आप जाकर पूरी जिंदगी जी के आ सकते हो, आपके बीवी बच्चे होंगे, आपको पूरी जिंदगी जी कर आप यहाँ पे हुए, तभी तो रियलिटी शिफ्ट होती है। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब मुझे मेरा पहला न्यूरोसिस ब्रेकडाउन हुआ था तो मैं बहुत अच्छा था, मैं ताश खेल रहा था और जॉइंट पी रहा था। मैं बहुत खुश था अपनी लाइफ में, ना मुझे पैसों की चिंता थी, ना किसी चीज़ की, कभी ना मेरी शादी कभी हुई है। तो मैं एक ऐसा व्यक्ति था, क्या बोलते हैं, जिसको कभी हो ही नहीं सकती थी मेंटल इलनेस। मैं इतना ज़्यादा अपने कॉन्फिडेंस था, पहाड़ों में रहता था, अच्छा खाना खाता पीता था। तो मैं ताश खेलते खेलते मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, सिम्टम्स, और मैंने बोला मैं पानी पी के आता हूँ। मैं किचन में गया और मैं गिर गया। आई फेल लाइक अ लीफ। मैं गिरा और आधे रास्ते में गिरने के बाद मुझे आवाज़ आई बैंग करने की, और बहुत स्लो मोशन में ढंग ऐसे करके, पर मैं गिरा बहुत फास्ट था। अच्छा। ठीक है, मैं गिरा, जैसे मैं गिरा, जैसे मेरी कॉन्शियसनेस यहाँ से गायब हुई, मैं किसी दूसरी जगह पे कॉन्शियस हो गया था। और वहाँ पे मैं 3 लोगों के साथ बैठा हुआ था जिन्होंने ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए थे, एंड इट वाज डैम रियल। और हम तीनों बात कर रहे थे, और दैट वाज द रियल स्टेट। मुझे वो असली दुनिया थी मेरे लिए। मुझे तब तक नहीं पता लगा वो कि वो नकली नहीं, जब मैं इस वाली दुनिया में वापस कॉन्शियस हुआ। वापस नहीं आ मेरे दो, मैं जब हल्के से आया तो मेरे ऊपर 2 लोग खड़े हुए थे, वो कह रहे थे क्या हुआ तेरा, तुझे क्या हुआ। मैंने उनसे खड़े होते ही पूछा कि कितने समय के लिए मैं था, तो उन्होंने बोला 40-45 सेकंड के लिए। 40 सेकंड के लिए? आप 40 सेकंड के लिए हो गए थे, कह रहे तुम्हारी आईज वो हो गई थी, ऊपर चली गई थी 40 सेकंड। हम तो डर गए। और आपको क्या लगा, आप कितनी देर के लिए? मैं तो बहुत देर से बैठा हुआ था उन लोगों के साथ। क्या बात कर रहे हो? हाँ, बहुत देर। टाइम इल्यूजन, तभी तो बोलते हैं आइंस्टाइन टाइम इल्यूजन है। हम लोग पढ़ने में हमें इंटरेस्टिंग लगता है, पर जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा ना, आप समझ नहीं पाओगे ये मेटाफिजिकल क्वांटम फिजिक्स है क्या, टाइम इल्यूजन क्या है, स्पेस क्या है। तो ये सब चीज़ हमारे साथ एक्सपीरियंस हो सकती है। तो मैं उठा, मैंने बोला 40-45 सेकंड। फिर जाकर तो वो एक्सपीरियंस ऐसा था मेरे लिए कि उस दिन मैं बिल्कुल चेंज हो गया। उसके नेक्स्ट दिन मुझे पहला पैनिक अटैक आया, पहाड़ में किसी नदी किनारे था, मैं गिर गया। तो फिर उसके बाद लंबी जर्नी है जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको से वो सब बुक में है, वो खैर बात की बात है। तो ड्रग भी ऐसा ही है। तो मैंने जो आपको पहले बार जो मैंने एक्सटेसी ली, वो मैंने ड्रग ली, मैंने उसे फूका, वो बड़ा टेस्टी था पीने में, तो मैंने वो थोड़ा ओवर डोज कर लिया। तो उस समय हम कहीं घूमने जा रहे थे पहाड़ों में दोस्त, तो मुझे वो फाटक होता है, रेलवे फाटक, हाँ। उससे पहले गाड़ी रुक गई। तो मैंने उनको बोला यार मैं थोड़ा हल्का होके आता हूँ, तो मैं निकल गया बाहर। अब मैं जब बाहर गया तो बाहर निकलती उसने मुझे हिट किया अचानक से। तो सामने से ट्रेन आ रही थी और मैं चल रहा हूँ, और वो ट्रेन मुझे ऐसा लगा मेरी तरफ आ रही है। लेकिन वो ट्रेन कहाँ जा रही ट्रेन थी? पटरी में जा रही थी वो। अच्छा। वो सीधी पटरी में तो आपसे दूर थी और आप टेढ़े बहुत दूर थी। मैंने देखा वो ट्रेन ऐसे मुड़ी, प्रॉपर तरीके से मुड़ी ऐसे मेरे सामने, और मेरी तरफ आने लग गई। और वो इतना ज्यादा रियल था कि मैं भागने लग गया। इल्यूजन था। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए इल्यूजन है कि ऐसा कैसे हो सकता है ट्रेन यहाँ पे बैंड हो जाए। मेरे लिए रियलिटी थी। वो भाग रहा था उस ट्रेन से बच के। अब ऐसा ब्रेन था कि जिस स्पीड में मैं भाग रहा हूँ उसी स्पीड में मैं ट्रेन को भी चलते हुए देख रहा हूँ। अदरवाइज ट्रेन को तो 1 सेकंड लगेगा मुझे उड़ाने में, परंतु ब्रेन ने ऐसी व्यवस्थाएं जमाई हुई थी कि अगर मैं 10 की स्पीड में भाग रहा हूँ तो ट्रेन 8 की स्पीड में है, मेरे से थोड़ी पीछे ही है। थोड़ी सी पीछे। हाँ, तो ये इट वाज बिकॉज ऑफ द ड्रग। हाँ, ड्रग से हुआ कुछ, और केमिकल वो चेंज कर दिया था ना मेरा। जब आप भागे तो आप मतलब जैसे आपके दोस्त लोग भी थे कार में, तो आप किस तरफ भागे थे? मैं उधर एक और बंदा सुसु कर रहा था, उसकी तरफ भागा, उसको मैंने पकड़ लिया। मैं लगा यार ट्रेन आ रही है बचा ले। ये क्या हो गया अचानक से। तो उसने मुझे ऐसे थोड़ा थोड़ा वो किया, मेरा वो ब्रेक हुआ, वो सिनेरियो ब्रेक हुआ कि ट्रेन से मैं किसी को पकड़ा, उसने मुझे थोड़ा हिलाया, तो मैं दूसरे सिनेरियो में पहुंच गया। उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेन जा चुकी है, आप जाओ, ऐसे करके बोला। फिर मैं घूमा, फिर दूसरे सिनेरियो में फंस गया। उसके बाद मेरे पैर जमीन पे नहीं लग रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जमीन से आधा फीट ऊपर हूँ, और मैं ऐसे दबा रहा था जमीन को फील करने के लिए, मेरे पैर में थोड़ी जमीन फील हो जाए, और मैं हवा में, और मैं ऐसे ऐसे धीरे धीरे चल रहा था जैसे ग्रेविटी में चल रहा है। दूर से देख रहे मुझे कि इसको क्या हो गया दोस्त को।
मतलब मेरे दोस्त आए, मतलब क्या कर रहा है तू? मैंने बोला यार ज़मीन नहीं आ रही है पैर के नीचे, मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ वाह। टच करने की। मतलब यार ये सुनने में शायद थोड़ा सा मजाकिया भी लग रहा है पर ये एक्चुअली में बहुत हॉरिफाइंग है। हाँ, मतलब आप ऐसा लगेगा आपके पीछे चीजें भाग रही है और आप पैर रखने की कोशिश कर रहे हो। कितनी देर लास्ट किया था ये सब? ये 45-50 मिनट्स, उसके बाद मैं बैठ गया था आराम से, मैंने कुछ खा पी लिया था। अगर आप कुछ खा लोगे तो नशा थोड़ा कम हो जाता है। स्टेबल हो जाता है, बट फिर आप जॉइंट पे को दोबारा आता है। एसिड का यही प्रॉब्लम है, अगर आप एक बार एसिड कर लोगे तो वो आपको कभी भी वापस स्ट्राइक कर सकता है। उसको फिर बॉडी से बाहर निकलने के लंबा समय लगता है। जैसे मैंने 2010 में सब छोड़ दिया था, ठीक है, कुछ भी नशा करना है, तो उसके बाद से अभी भी मतलब मैं कोशिश अभी भी चल रही है मेरी कि ड्रेन कर रहा हूँ मैं सब कुछ जो मैंने इतने साल नशे वशे किए। अभी भी ड्रेन नहीं हुआ आपका? कब हाँ, छोड़ा था आपने? अभी भी है। मैंने 2010 में छोड़ दिया था, जब मुझे वो पहला पैनिक अटैक आया था। मुझे पता लग गया था मेरे ब्रेन के लिए ठीक नहीं है ये सब चीज़ें। 2024 चल रहा है। सॉरी 2010 कह रहा हूँ, मैंने 2010 में सबसे पहला एक्सपीरियंस किया था उसका। अच्छा, पहला एक्सपीरियंस किया था। ड्रग का छोड़ा मैंने 2019 में। 19 में तो ऑलमोस्ट लाइक 4-5 साल हो साल गए, हाँ। के करीब आपको हो गए हैं। तो अभी भी ड्रेन नहीं हुए हो? अभी भी हाँ, कभी कभार मेरे को कभी कभार हिट लग जाता है वापस। तो कैसा फील होता है अभी जब कभी कुछ हिट होता है बॉडी में? थोड़ा मतलब उतना ज़्यादा इंटेंसिफाई फीलिंग नहीं होती, बट मुझे पता लग जाता है कि ये उसी का कुछ अंश है जो मैंने वो किया हुआ था। क्योंकि हमारे यहाँ पुराने जो बूढ़े बूढ़े लोग हैं वो भी ये कहते हैं कि जो नशे होते हैं, जो चरस वरस इस तरह के सूखे नशे होते हैं, वो 10 साल लेते हैं बॉडी से निकलने के लिए। तो आई थिंक पहाड़ों में जो सूखा नशा या फिर गांजा या हैश बहुत कॉमन है। हाँ, बहुत ज़्यादा किया जाता है, ईजिली अवेलेबल है। हैश से इतनी प्रॉब्लम नहीं है। हैश आप लाइफ टाइम अच्छा कुछ खाना वाना खा रहे हैं तो कर सकते हैं, बट लिमिट में वो भी। लेकिन बॉडी लिए इफेक्ट करता है आपको? ब्रेन में ज़्यादा इफेक्ट करता है, बॉडी में इतना नहीं करता। मेरे ताऊ जी 97 के हैं, वो पीते हैं सुबह और शाम। 97? हाँ, और बहुत ज़्यादा फिट है, उनके बाल वाल दांत वात हियरिंग सब कुछ बढ़िया है, परफेक्ट है। और वो इसको हैश को कारण बताते हैं। अच्छा, वो उसको कारण? हाँ, वो सुबह शाम रिलीजियसली पीते हैं, सुबह दोपहर को और शाम को। और बहुत सही है, पुलिस में थे वो खुद पुलिस में थे? हाँ, तो क्या बोलते हैं मैं सोच रहा हूँ कि कोई पुलिस वाला ना देख ले कोई एंटी ड्रग फोर्स ना देख ले और हम पे क्लेम ना करे कि खैर ये ड्रग के अंदर नहीं आता मैरिजुआना, बट हाँ बाकी ड्रग्स तो मतलब छोड़ देनी चाहिए। बट अगर ये इतना कॉमन है तो ऑब्वियसली वहाँ पे गवर्नमेंट अथॉरिटीज और जितनी भी अथॉरिटीज सबको पता होना चाहिए ना? होगा? पता ही है सबको, उत्तराखंड पहला स्टेट है जिसने लीगल किया है, बट लीगल थेरापेटिक यूज के लिए आप रुद्रालिस नाम का एक स्ट्रेन उगा सकते हो जो कि इंडस्ट्रियल हैम्प होता है, जिसे साबुन टोकरी वोकरी बनने के काम आते हैं। तो इसके भी तरीके होते हैं। जो सताइवा होता है एक इंडिका होता है। हाँ। तो सताइवा इंडिका थोड़ा हाई देता है, सताइवा होता है वो हेड हाई देता है आपको, तो इंडिका होता है वो बॉडी हाई देता है। तो अलग अलग तरीके के इनके स्ट्रेन्स होते हैं। नरेश जी, चाहे वो ड्रग्स हो चाहे अल्कोहल हो, ये एक नशा है जो कि ह्यूमन बिहेवियर में बहुत ज़माने से, चाहे हम पुराने कालों की तरह जाएं चाहे आज देखें, हम ये हमेशा से रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिज्म भी रहा है। मैंने एक कहानी सुनी थी नीप करौली बाबा के बारे में। तो रामदास उनके भक्त होते हैं, तो रामदास भी ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने अर्ली डेज में, और एलएसडी के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो वो एक दिन वो एलएसडी का पूरा पैक जो है वो नीप करौली बाबा को देते हैं। उन्होंने अपनी बुक में ऐसा लिखा है। तो वो कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा, बाबा को बताते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 ले सकते हो, उसके बाद आदमी शायद ज़िंदा भी ना रहे। तो बाबा वो पूरी मुट्ठी में भरते हैं और वो खा जाते हैं। तो रामदास ये खुद डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मैं सामने बैठा हुआ हूँ और मैं देख रहा हूँ कि शायद अब आगे बाबा का जीवन खत्म हो जाए। और नीप करौली बाबा की बात कर रहा हूँ, वो शायद आगे जिंदा ना रहें, और वो बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में बैठे हुए हैं। तो वो स्पिरिचुअली इतना हाई हो चुके थे, अपने चक्रास पे को एक्टिवेट कर चुके थे, या फिर क्या कहेंगे हायर बीइंग के साथ जुड़ चुके थे, या फिर ऐसी क्या चीज़ है कि उन पे असर नहीं करे ड्रग्स, और वही रामदास जो एक वो ड्रग ले लेता है वो पूरी तरीके से वो एलएसडी को नशे में चूर हो जाता है। हाँ, ये बहुत स्टोरी फेमस है, ये मैंने भी सुनी है। हमारे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से पास में ही है, मैं कई बार गया हूँ कैची धाम नीम करौली बाबा जी के यहाँ पे। काफ़ी मान्यता है। हाँ, काफ़ी ज़्यादा जैसे स्टीव जॉब्स और मार्क ज़करबर्ग भी है। हाँ, काफ़ी। तो बेसिकली 2 गोली भी नहीं, मतलब काफ़ी अलग अलग तरीके से ये बात इंटरनेट में, यूट्यूब में, या फिर किसी भी तरीके से रील के ज़रिए बताई गई है। खुद उन्होंने रामदास ने भी बताई हुई है एक वीडियो में कि ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ। बेसिकली अगर एक टेबलेट है आपके पास तो मतलब 2 लोग उसको खा ले तो वो काफ़ी इनफ होती है। तो 2 भी ओवरडोज ही होता है एक तरीके से। तो कई कहानियों में बताया गया है कि वो 8 टेबलेट्स थी,
या कुछ पैक था या कुछ जैसे भी था, ऐसा कुछ बताया गया। पर हाँ, उन्होंने खुद बताया तो ये कहानी काफ़ी ज़्यादा फेमस है वहाँ पे कि बाबा जी ने उनको बोला ला दिखा क्या खाते हो, तो वो बेसिकली कसार देवी जा रहे थे। वहाँ से कुछ दूर कसार देवी, उसे हिप जी। ट्रेल कहते हैं। हाँ। वो पहला रास्ताफारियन ट्रेल वहीं से शुरू हुआ था। ये कसोल मनाली ये बाद में डेवलप हुए। कसार देवी। हाँ, कसार देवी में टिमोथी लीरी, कैट स्टीवंस, बहुत बड़े बड़े लोगों ने साइकेडेलिक प्रेयर्स किए। वो वहाँ जा रहे थे तो फिर वो रास्ते में बाबा जी से मिले तो उन्होंने खा लिया। तो आप जो पूछ रहे हैं कि मतलब उनको क्यों असर नहीं हुआ और हाँ, हम बिल्कुल। लोगों को क्यों असर हुआ, तो यार इसमें तो एग्जैक्ट मैं कुछ ऐसे बता नहीं पाऊंगा कि मुझे भी इसका वो नहीं है। परंतु हाँ, ऐसा कहा जाता है कि सुपर कॉन्शियस बीइंग जो होते हैं, जो जो एनलाइटेंड बीइंग होते हैं, जो मतलब तो उनको कुछ असर वसर होता नहीं है फिजिकल नशे का या फिर हाँ, इन सब फिजिकल नशे वशे मटेरियल्स का। बिकॉज वो उनकी वाइब्रेशन वो ऑलरेडी ये जो हमारी ये ड्रग, हर ड्रग की अलग अलग वाइब्रेशन होती है, तो ऑलरेडी उनकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो इससे बहुत ज़्यादा ऊपर होती है। बिल्कुल। जैसे अभी रिसेंटली सदगुरु के बारे में आपने सुना होगा, जग्गी वासुदेव। तो उनका ऑपरेशन हुआ था ब्रेन का, और काफ़ी टाइम तक वो जो है बहुत ज़्यादा पेन उनके सर में रहता था, और वो बहुत मेडिटेशन करते हैं और काफ़ी लोगों को उन्होंने जोड़ा है ईशा फाउंडेशन में, आदि योगी है। तो अब लोगों का सबसे पहले सवाल ये पैदा हुआ कि जो इंसान ऑलरेडी इतना आयुर्वेदा यूज़ करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, ऑर्गेनिक फूड खाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट लाइक अ सुपर कॉन्शियस पर्सन, और वो अपनी काफ़ी अवेकेंड है, तो उनको ये बीमारी कैसे हो गई? तो ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी एक टाइम पे। कंट्रोवर्सी क्या, वो ही गॉट अ फिजिकल बॉडी, उनकी डेथ भी होनी है, मतलब ये तो बहुत नॉर्मल होता है। मैं इसको कुछ थोड़ी अलग तरीके से लेता हूँ। तो बेसिकली क्या बोलते हैं, मुझे इतना ज़्यादा इंक्लिनेशन नहीं है टूवर्ड्स मास्टर डिसाइपल थिंग। जो पुराने ज़माने में मास्टर डिसाइपल था उनका एक अखाड़ा हुआ करता था, लोग उनके पास जाके कुछ सीखते थे, कुछ पढ़ते थे। परंतु ये जो नया तरीका चल रहा है, नीम करोली बाबा जी की बात थोड़ी अलग है। मैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ विजिट कर चुका हूँ। वो कुछ डिस्कोर्स ही देते थे ना, वो कुछ योगा। वो एक्चुअली उनका जो फिलॉसफी थी वो सर्विस टू सर्व ह्यूमन बीइंग। वो एक प्योर ह्यूमन थे। वो एक संपूर्ण इंसान, हम लोग इंसान भी संपूर्ण रूप से इंसान भी नहीं है आज, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा फ्लॉज है। तो उनके वो गॉड कभी नहीं, उन्होंने अपने आप को गॉड कभी नहीं बोला ना। कभी वहाँ पे आप जाएंगे तो टेम्पल वाली या गॉड वाली आपको कोई फीलिंग नहीं आएगी। आप अगर वहाँ पे रेगुलर जाएंगे तो आपको एक बहुत ज़्यादा कॉमन एहसास होगा घर जैसा, कि आप किसी के घर पे आ गए हो। तो मैं जितनी बार भी वहाँ जाता हूँ, मुझे वहाँ पे कोई रिलीजियस, धार्मिक या स्पिरिचुअल ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती। बिकॉज उनका ऑरा वहाँ पे उनके स्पिरिचुअल डिस्कोर्स से भरा नहीं हुआ। वो कुछ नहीं कहते थे। मेरी मम्मी लोगों ने लाइव देखा हुआ है, उन्हें मिले हुए उनसे, तो वो बताते थे, वो ऐसे ही कहते थे, इसको सेब दे दे, खाना खा, क्या है, इसको रोटी दे, इसको दाल दे दे, इसको खाने ना मत, जाने मत देना। वो बस यही बातें करते, मतलब सर्व करना। हाँ। मैं गया हूँ कैचीधाम। हाँ। तो जैसे वहाँ पे अगर हनुमान जी का जो मंदिर है, एक तरीके से शिव जी भी हैं, श्री राम जी का भी है, माता का भी मंदिर है, और अंदर एक केव भी है। उस केव में कहा जाता है कि जो नीम करौली बाबा हैं वो तपस्या करते थे। और जब मैंने थोड़ा सा ध्यान से देखा, उस केव में ऑब्जर्व किया, तो वो जो केव के जो पत्थर थे, जो पत्थर पहाड़ से निकल के आ रहे हैं, तो उनकी जो शेप है ना, वो एक बंदर के रूप में, और सब पत्थरों की शेप एक्चुअल में जो है बंदर के रूप में। तो ये बहुत लेट मैंने ऑब्जर्व किया, और जब एकदम स्ट्राइक किया कि यार हाँ, ये तो कुछ डिफरेंट सही है, तो रियलाइज हुआ कि यार कुछ तो एनर्जी है। दैट्स हाउ ब्रेन वर्क्स। मतलब आपकी श्रद्धा है, आपका अगर श्रद्धा आपकी, अगर आपकी साइकोलॉजी से मिलके आपको कुछ भी दिखा सकती है। मैं एथीस्ट नहीं हूँ, मैं मानता हूँ इन लोगों को, एनर्जी में बहुत ज़्यादा मानता हूँ, भगवान को भी मानता हूँ। परंतु अगर आप कुछ पढ़ लेंगे, अगर ज़्यादा कुछ पढ़, इफ़ यू आर वेल रेड, अगर आप सारे सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, इस वजह से क्योंकि आप उन्हें धारण करते हैं, आप शरीर की बॉडी एनाटॉमी पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके पास शरीर है, ज़रूरी नहीं उसे डॉक्टर ही पढ़े। आपके पास दिमाग है तो आप साइकोलॉजी पढ़ सकते हैं, आपका हक है। तो आपको थोड़ा क्लैरिफाई होने लग जाएगा। हमारी श्रद्धा ऐसी होती है, इसे जेंडार्म कहते हैं। अगर आप शिव के उसमें जाएंगे तो आपकी शिव के प्रति शैव श्रद्धा होगी, तो आपको पहाड़ों में शिवलिंग दिखाई देंगे, गणेश की सूढ़ें दिखाई देंगी, जो उनकी एनर्जी से रिलेटेड है। अब हमारी जो वो डिसेंडेंट थे हनुमान जी के, नीम करौली बाबा जी, तो हमारी श्रद्धा वहाँ पे बजरंग बली के प्रति ज़्यादा होती है। तो ऐसा होना बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि आपको शेप पत्थर जो बंदर की जो दिखाई दे, वानर के पूंछ रूप में दिखाई शिव दे जाए, दिखाई दे, कभी हाँ। कभी कुछ दिखाई दे जाए, तो अच्छी बात है, ये भी श्रद्धा का एक पार्ट है। जी। ये सही चीज़ है। तो वही मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा था कि इनकी जो टीचिंग थी नीम करौली बाबा जी की, मुझे पसंद है। वो संपूर्ण इंसान बनने की टीचिंग दे रहे थे। वो आपको गॉड के पास जाने की ये नहीं बोल रहे थे कि आप यू ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग एल्स। बट ये जो आजकल की जो स्पिरिचुअल टीचिंग चल रही है, सबसे बड़ा रीज़न मास न्यूरोसिस का और मेंटल इलनेस का एक स्पिरिचुअल स्लेवरी भी है।
जो सबसे ज्यादा हम जिस पे ध्यान नहीं दे स्पिरिचुअल रहे स्लेवरी, हाँ, जिसे आध्यात्मिक गुलामी कहते हैं। ये बहुत बड़ा वर्ड है और बहुत, आई थिंक इसके अंदर एक बहुत बड़ी डेफिनेशन छुपी है। ये बहुत ज्यादा तगड़ा है, ये सबसे ज्यादा चल रहा है। मोस्टली जितने भी एंजाइटी डिसऑर्डर के जो लोग हैं वो स्पिरिचुअल स्लेवरी, मेरा अपना एक्सपीरियंस इसी वजह से था। आई वाज स्पिरिचुअल स्लेव वंस। मैंने सुना था बस लोगों को डिस्कोर्स देते हुए कि त्याग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सरेंडर बहुत ज्यादा जरूरी है। सुनकर मैं वो सब करने लग गया था, परंतु सरेंडर, किसी चीज को त्याग करने के लिए पहले आपके पास वो चीज होना जरूरी है। आप पहले उस चीज को अनलर्न करने के लिए पहले आपको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, हमारी इंडियन स्पिरिचुअलिटी, किसी भी तरह की स्पिरिचुअलिटी डिस्करेज करती है साइकोलॉजी को। अगर आप किसी भी हमारे पुराने गुरु हैं, ओशो हो गए या फिर सदगुरु जी को सुन लेंगे, तो वो दे सिंपली रिजेक्ट, कार्ल यूंग और किसी भी बड़े साइकोलॉजिस्ट को रिजेक्ट करते हैं कि वेस्टर्न की बनाई हुई एक वो है, एक बेकार सी बात है साइकोलॉजी, उसकी ज़रूरत नहीं है। हमारी माइथोलॉजी में दिमाग के लिए बहुत अच्छा तुरिया तीता एक अलग अलग लेवल के वो दिए हुए हैं, ये सब तुरिया अवस्था, हाँ, तो अलग अवस्था दी हुई है, आप उसमें जाइए। परंतु अगर आपको अपना माइंड ड्रॉप करिए, बोलते हैं वो लोग, माइंड ड्रॉप करने के लिए पहले आपको ये जानना भी तो चाहिए माइंड है क्या। तो माइंड को पहले जानिए, और जब आप उसको जान जाएंगे तब उसको छोड़ने में आपको आसानी होगी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम अपनी चीज़ों को, जैसे ये स्लेवरी जो है हमें चीज़ों को सप्रेस करवाती है। हाँ, लाइक हमारे इमोशंस हैं तो हम उन्हें सप्रेस कर दें। हम हर चीज उसी तरह, हम अगर हमें सर दर्द हो रहा है तो हमें ऐसा लग रहा है हमारा क्राउन चक्र है, हमारा अजना चक्र एक्टिवेट हो रहा है, इस वजह से हमारे हेडेक्स हो रहे हैं। क्या पता माइग्रेन कॉल कर रहा हो आपको, या सर दर्द हो रहा है। तू हर चीज स्पिरिचुअलिटी भी को ले जा रहा आप है। जो बात कह रहे हैं ना, मेरे को ना दो तरीके से समझ आ रही है। जैसे एक तो है साइंटिफिक तरीका जिससे आप बता रहे, और एक स्पिरिचुअल तरीका जो आपने दूसरा उसका ऑप्शन दिया। तो होता यही है कि या तो कोई एक्सट्रीम स्पिरिचुअल हो जाता है या कोई एक्सट्रीम साइंटिफिक हो जाता है। ये दो डुअलिटी है इनकी। उस एक सिक बाय स्पिरिचुअलिटी, एक स्पिरिचुअल सिकनेस है। ये मेरी बुक में भी है। जो मेन कारण है, जो सीक्रेट अराइवल ऑफ न्यूरोसिस क्या है, चोट लग गई, ट्रॉमा हो गया, ये तो पता है। किसी की माता गुजर गई तो उसकी वजह से वो पागल हो गया, चोट की वजह से हो गया। सीक्रेट अराइवल क्या है जो हमें भी नहीं पता, लेकिन हम पागल, हमें एंजाइटी डिसऑर्डर हो रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज इन दोनों की भी है, एक सिक बाय स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल सिकनेस। एक लोग जो बिल्कुल भी आध्यात्मिक नहीं होते, वो बिल्कुल नाइलिस्टिक होते हैं, उनको विश्वास ही नहीं है भगवान, एनर्जी, किसी चीज पे। वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है, उस पर विश्वास करेंगे। वो लोग भी बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, कभी भी पागल हो सकते हैं वो। दूसरे होते हैं जो सिर्फ अध्यात्म पे इतना ज्यादा जस्टिफाई कर लेते हैं अपने आप को कि हर चीज उसी से जोड़ने लग जाते हैं। अगर आपके क्या बोलते हैं वो पैसिविटी बहुत ज्यादा, मतलब कुछ भी लाइफ में होता है तो उसे हर चीज में स्पिरिचुअलिटी, पैसिविटी बहुत क्रिएटिव हो रही है स्पिरिचुअल से, आध्यात्मिक गुलामी से। लोग फिजिकल बॉडी को रन नहीं कर रहे हैं। इसलिए हनुमान जी एक बहुत अच्छी एनर्जी है तप करने के लिए। हनुमान जी के जो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, आपने सुना होगा, हरे हु कलेश विकार। तो ये बेसिकली एक पैटर्न दिया है भगवान ने, बल बुद्धि विद्या। सबसे पहले जब हम छोटा बच्चा पैदा होता है, जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं, तो हमें बल पे, अपनी फिजिकल बॉडी पे ध्यान देना चाहिए। आजकल जो दिखा रहे हैं आपको, 6 साल का बच्चा सारी गीता पढ़ दे रहा है, ये वो नैनम छिदंती शस्त्राणी तोतलेपन में बोल रहा है। दैट इज नॉट द एज टू डू ऑल दिस थिंग। हनुमान जी के अनुसार पहले बल करो। हनुमान जी बहुत बलशाली थे अपने बचपन में। पहले बल अर्जित करो आप। बल आपका जब अर्जित हो जाएगा, जब आप मिड एज में पहुंचेंगे, तब बुद्धि अर्जित करने के लिए आप पढ़ाई कीजिए, दिमाग को समझिए, साइकोलॉजी जो भी आपको पढ़ना है वो पढ़िए। फिर विद्या, तीसरी स्पिरिचुअलिटी आखिरी में होती है, सरेंडर के केस में। परंतु आप बहुत मिक्सअप हो चुका है सब आजकल। कोई परेशान हो रहा है किसी से तो वो 12 साल 13 साल में स्पिरिचुअलिटी को ले रहा है। अब थोड़ी सी प्रॉब्लम आई जीवन में, जॉब अच्छी नहीं चली, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बीवी ने धोखा दे दिया, तो अध्यात्म, चलो ईशा फाउंडेशन चले जाता हूँ, वहाँ पे जाके। तो मतलब ये एक तरीके से आप कह रहे हो कि एज ए एस्केप देख रहे हैं लोग। बहुत जबरदस्त एस्केप। स्पिरिचुअल स्लेवरी एक बहुत बड़ा रीजन होने वाला है मास न्यूरोसिस का। मैं अभी आपको ये बोल रहा हूँ, ये प्रेडिक्शन नहीं है कोई ज्योतिषी की, ये मेरी पढ़ाई के अनुसार है। जितने भी बड़े बड़े लोग रहे हुए जीनियस, जिन्होंने 50 साल, बोलते हैं ना वे अहेड ऑफ इट्स टाइम, वो कोई जादू से नहीं बोलते हैं, वो पढ़ाई के अनुसार, वो उनकी पढ़ाई, उनकी ज्ञान के अनुसार ही बोलते हैं कि अगर इस वक्त ऐसा चल रहा है ह्यूमन बीइंग, तो आज से 25 साल बाद ऐसा हो जाएगा। तो दैट इज अ प्रेडिक्शन, जो जिस हिसाब से हमारा चल रहा है, स्पिरिचुअलिटी को जैसे हम ले रहे हैं, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी को हम is a magic wand, not a escape route, not a selfie stick, एक मैजिक वॉन्ड है वो, उसे सेल्फी स्टिक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा प्राउड फीलिंग भी वही दे रहा है। इफ यू आर अ स्पिरिचुअल, देन you think yourself you are someone, आप किसी के सामने बात करने के योग्य हैं। अगर आप चक्रा की 4-5 बातें कर लेते हैं तो लोग इंप्रेस होने चालू हो जाते हैं। exactly. उसका कोई फिजिकल मैनिफेस्टेशन नहीं, आपके अंदर बीत रहा है वो, आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में। मैंने ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट देखे रिसेंटली जिसमें कुछ भी बकवास चल रहा है, तो कोई एस्ट्रोलॉजर
बैठे हुए हैं और उन्होंने जो पॉडकास्ट कर रहे हैं वो कुछ ऐसे अजीबोगरीब सवाल पूछ रहे हैं कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ ऊट पटांग हो रहा है, कोई ऐसा मंत्र बता दो, तो वो कुछ बता देता है, कुछ कॉन्वेलेक्सा और पता नहीं वो ये बोलते जाओ और आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। किसी की सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं है तो कोई ऐसा मंत्र बता दो या कोई ऐसा तरीका बता दो कि लड़कियां उससे अट्रैक्ट हो, तो वो कोई ऐसा मंत्र बता दे रहा है जिससे कि लोगों के व्यूज भी आ रहे हैं ये और तो हाँ। पॉडकास्टर भी बहुत इम्प्रेस होके एंजॉय करके वो चीज़ को वो कर रहा है, उस पर रील्स भी बन रही हैं। इन सभी ने तो मिलकर तो खराब कर रखा है, ये सब सीन हुआ है। रेगुलरली आपको इन्फॉर्मेशन डाले जा रहे हैं आपके बट ये दिमाग में। गलत है ना इन्फॉर्मेशन। हाँ, ये सारी इन्फॉर्मेशन गलत आपने है। कभी भूत देखे हैं या एक्सपीरियंस किया? मैंने हाँ एक बार, हमारे गांव में इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा माना जाता है ऑकल्ट को, तो बेसिकली हाँ वो भी आपका बनाया हुआ। एक बार मैंने किया एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं उस चीज़ को मानता था कि ऐसा होता है। क्या एक्सपीरियंस था? वो एक बार मैं हमारे यहाँ नौले होते हैं, एक नौले मतलब? पानी के एक स्रोत होता है। हमारे जो पुराने पूर्वजों ने अपने लिए पानी ऐसे देखा कि जहाँ पे नरम मिट्टी होती है, हमारे जो बांज के पेड़ होते हैं ना, ओक के, वो सारा पानी अपने रूट्स में अच्छा, कैप्चर करते हैं और कहीं से छोड़ते हैं। ठीक है। तो जहाँ पे थोड़ा नमी होगी उसमें वो गड्ढा खोद देते हैं हमारे यहाँ, वहाँ से 4 पानी 4 आता है। फीट का। वो हमेशा रहता है पानी उसमें, कभी खत्म नहीं होता वो। उसका स्रोत पता नहीं कहाँ से आ रहा है, वो बहुत ठंडा पानी होता है, बहुत शुद्ध होता है। तो वो नौलों को पूजते हैं हम, बिकॉज पानी का सोर्स है। तो बताते हैं कि पानी जो पंच तत्व के सोर्स में जो होता है उसमें वहाँ पे भूत और भी एनर्जीज रहती हैं, सबका बराबर हक है उन पे। तो नौलों के आसपास हमारे यहाँ पे बताते हैं कि और भी आत्माएं और भी एनर्जीज हैं हम लोगों के अलावा। तो वहाँ पे मैं छोटा था, मुझे प्रेशर आया तो मैंने नौले के आसपास पॉटी कर दी जंगल में। हमारे टॉयलेट होते नहीं थे पहले, वहाँ पे बाहर ही करते थे। कितने छोटे रहे होगे? यार मैं 9-10 साल का होऊंगा शायद। तो उठा, तो मुझे जब लगा तो मुझे पता लग गया मैंने कुछ गलत कर दिया है। तो मैं उठा और मेरे कम से कम 15-20 फीट नीचे मेरे भाई थे, कज़न। तो मैंने उनको बताया यार मुझे कुछ हो रहा है ऐसे करके। तो मुझे पीछे से धक्का लगा बहुत तेज गिरा, सीधा लुढ़कते हुए उनके पास तक पहुंचा। वो मुझे घर लेके गए, सब कुछ सही रहा। और क्या बोलते हैं, रात को क्या हुआ, एकदम से मेरी नींद खुली और मेरी आईलिड फिर ऊपर, और मतलब मुझे ऐसा लगा किसी ने मुझे पकड़ लिया, ठीक है। और पूरे बॉडी में बहुत सारे दाने दाने हो गए थे और बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। तो मुझे वहाँ के लोगों ने बोला कि मतलब इसको पूछा क्या हुआ, मैंने बोला नौले में क्या, उन्होंने बोला तेरे को छल लग गया, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी छल लग गया। छल कहते हैं हमारे यहाँ, पोसेस है ऐसा करके। तो उसका इलाज हमारे यहाँ सबसे बेस्ट है, आपको बता चुका हूँ, हमारा ऑकल्ट में सबसे तगड़ा इलाज है। जो हमारा ब्रेन, जितनी भी हमारी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हमारा न्यूरो पाथवेज बिगड़ जाते हैं। हमारे यहाँ मिलियंस ऑफ मिलियंस एंडिंग है न्यूरो पाथवेज की, उसकी कोई फिजिकल वो नहीं, जैसे चक्रा से वैसे ही है। तो उससे होता क्या है कि वो हमारे यहाँ वो आता है, वो ऐश लेता है, आपके माथे पे ऐसे करेगा और बहुत विभूति और विभूति बड़े देर तक मंत्र पड़ेगा और हाँ ऐसे करेगा वो। तो हाँ ऐसे करेगा तो आपको ऐसे डर लगेगा, आपका डर लगा मतलब वो बाहर निकल गया आपसे। अच्छा, हाँ मतलब आपका जो पाथवेज है वो क्लियर हो जाते हैं। हाँ वो क्लियर हो जाएगी, या फिर वो रूट चेंज हो जाता है। आपको बिलीव हो गया ना कि मैं ठीक हो गया, हील हो चुका हूँ। अच्छा, एक अंकल आए हैं, वो आएगा आपको जैसे हील करेगा और आप किसी से बात नहीं करेगा, चुपचाप चलेगा, उनसे बात भी नहीं कर सकता। पूरा एक प्रोसेस है ये, दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस। और ये इतना ज़्यादा कारगर प्रोसेस है, जो हमारे यहाँ भूत उतारने के प्रोसेस भी यही होते हैं, क्या बोलते हैं। तो आपको संपूर्ण रूप से विश्वास, बट हमारा जो एलोपैथी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। हमें बोलते हैं आप जो गोली खा रहे हो ये मैनेज कर सकते हो आप, यू कैन नॉट हील योर न्यूरोसिस। हमें ये बताया जाता है डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट के द्वारा कि अगर आपको एक बार मेंटल इलनेस इश्यूज हो गए तो आप इसे मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल, ये हील कभी नहीं हील नहीं कर सकते। हाँ, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि हमारा सिस्टम ही ऐसा है जो सिर्फ मैनेज तक कर सकता है, हमें हील नहीं कर सकता। हमारा ऑकल्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, विभूति वाला सीन वो आपको साइकोलॉजिकली ऐसा फील कराता है कि आप ठीक हो गए, आप ठीक हो गए, आप और ठीक हो गए, मतलब न्यूरो पाथवेज अपनी जगह पे आ गए, आपको पता लग गया आप ठीक हो तो आप ठीक हो। तो ये वाला सीन है, ये बहुत जबरदस्त तरीका है। लेकिन इतनी सारी बातें आज आपने बताई, इतना सारा कंटेंट हमें दे दिया है और आप लोगों को भी दे दिया है, तो आप लोग इस वीडियो को ना बार बार देखिए, तभी आपको पता चलेगा। इन्होंने जो साइको एनालिसिस के बारे में इतनी स्टडी करी है। नरेश जी थैंक यू सो मच, आप सोशलाइज पे आए। सोशलाइज का फर्स्ट एपिसोड है और इतने धमाकेदार स्टार्टिंग हुई है, बहुत मज़ा आया मेरे को तो। और ये कंटेंट आई एम श्योर बहुत सारे लोग देखेंगे। नरेश जी आपकी बुक भी आने वाली है, एक बार आप अपने बुक के बारे में थोड़ा सा आप नाम और उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। एंग्जाइटी बियॉन्ड द नटशेल है उसका किताब का तो नाम, तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, कुछ समय बाद पब्लिश हो जाएगी ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ पब्लिशर्स ने इंटरेस्ट लिया उसमें, तो उसमें 9-10 चैप्टर हैं, 9 चैप्टर्स हैं बेसिकली, जो आपको
एंजाइटी है क्या उसके बारे में बताएंगे और वो कितनी इंपॉर्टेंट है, और एज ए अपॉर्चुनिटी हम कैसे इस्तेमाल करके उसे नॉट ओनली ट्रांसफर, वी कुड सब्लिमेट टू समथिंग हायर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। आई एम श्योर आप ये वीडियो देखकर ना अपनी एंग्जाइटी को डील करने का कुछ कुछ मेथड्स तो सीख सकते हैं, और जो बुक आएगी उससे तो आप बहुत सारे मेथड सीख सकते हैं अपनी एंग्जाइटी को, अपने मेंटल स्टेट को अच्छा करने का। तो वो आप, अगर आप चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट का सेकंड वर्जन भी आए, तो आई एम श्योर नरेश जी कहीं ना कहीं हमारा साथ देंगे और दोबारा आएंगे। हाँ, अगर आपको पसंद आएगा तो मैं दोबारा और कुछ बताने के लिए भी आ सकता हूँ। बिल्कुल ये लोग बताएंगे कि हम लोग नरेश जी को दोबारा बुलाएंगे और इनसे बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन अभी के लिए थैंक यू सो मच, और स्टे ट्यून्ड और देखते रहिए सोशलाइज।